अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 2 के बारे में। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमें कह रहे हैं चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। आपने सही ऑप्शन का इंतखाब करना है। फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट नंबर वाज सब्ट्रैक्टेड टू मेक द सीक्वेंस, कि कौन सा नंबर जो सब्ट्रैक्ट किया गया है और उससे ये सीक्वेंस जनरेट हुआ है। अब सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस है 58, 56, 54 एंड 52। तो आप यहाँ पे एग्जामिन करें कि क्या हो रहा है। 58 से 56 कैसे बना है? 2 का सब्ट्रैक्शन से। अगर आप 58 में से 2 माइनस कर दें तो 56 आता है। इन द सेम केस अगर 56 में से 2 माइनस कर दें तो 54 आता है। 54 में से 2 माइनस करें तो 52 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नई टर्म है वो 2 के सब्ट्रैक्शन से बनाई गई है। तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो 2 आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में आपको सीक्वेंस दे रहे हैं और सीक्वेंस देने के बाद आपसे कहा है कि आप नेक्स्ट टर्म को तलाश करें। ठीक है, नेक्स्ट टर्म तलाश कर लेते हैं। कैसे? हम सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब देखें 30 से 33 तक कितना डिस्टेंस है? 3 पॉइंट्स का। इन द सेम केस 33 से 36 तक 3 पॉइंट्स का। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? 3 का। तो अगर हम 36 से आगे जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम 3 मज़ीद ऐड कर देंगे। तो अगर 36 में हम 3 को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 39। तो इसका ऑप्शन बनेगा बी वाला। ये ऑप्शन सही है। फिर which of the following sequence start at 36 and having common difference which is equal to 2। आपने एक सीक्वेंस बनाना है जिसमें आपने स्टार्ट करना है 36 से। तो इसका मतलब पहली टर्म तो आपकी 36 होगी, दूसरी टर्म होगी 36 में 2 का एडिशन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, तो ये बन जाएगा 38। फिर तीसरी टर्म अगर हम फाइंड करें तो 38 में मज़ीद हम 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 40। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा सीक्वेंस है? 36, 38 एंड 40। तो 36, 38 एंड 40 ये वाला सही ऑप्शन है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में आपको एक सीक्वेंस दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि आप इसकी nth टर्म को फाइंड करें। अब nth टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कोई भी टर्म ले लें, उसमें से उससे पिछली माइनस कर दें। तो 3 माइनस 1 बराबर है 2 के। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हमने क्या करना है? हमने 2 का टेबल लिखना। ठीक है, जिस तरह से हम पहले बात कर चुके हैं कि A1 हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म 2 के टेबल से 2 1, 2 टाइम्स 1। A2 क्या होगा? 2 टाइम्स 2। इन द सेम केस A3 क्या होगा? 2 टाइम्स 3। इन द सेम केस A4 विच इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स 4। ऐसे करके हम जब जनरल टर्म फाइंड करते हैं तो हम कुछ ऐसा करते हैं। अब देखें, 2 1s आर 2। 2 से हम 1 बनाना चाहते हैं। हमने इस टेबल से इस 1 को बनाना है। कैसे बनाएंगे? 2 1s आर 2 होता है। 2 में से क्या माइनस करें? 1 आ जाए। 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो क्या आता है? 2। सॉरी, यहाँ पर 1। ऐसा ही है ना, 2 1s आर 2। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूँ, डायरेक्टली टेबल मैंने लिखा है, इसका रिजल्ट मैं लिखूँ, इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो कितना आता है? 2 आता है। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। इन द सेम केस 2 2s आर 4। 4 में से मैं क्या निकालूँ कि 3 रह जाए? 4 में से मैं 1 निकालूँ तो 3 रह जाएगा। इन द सेम केस अब अगर मैं 2 3s आर 6, 6 में से मैं 1 निकालूँ तो कितना रह जाएगा? 5। 2 4s आर 8, 8 में से मैं 1 निकालूँ तो कितना रह जाएगा? 7। तो इसका मतलब हमारा सीक्वेंस बन रहा है ना, 1 3 5 7। तो ये हमारा रूल बन रहा है। इस तरह से अगर हम करते चले जाएं, हम नंबर्स को बढ़ाते चले जाएं तो हमें अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलते जाएंगे। तो इससे हम अपनी जनरल टर्म जो है वो बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ हमने 1 यूज़ किया, यहाँ भी 1 यूज़ किया, यहाँ 2 यूज़ किया, यहाँ 2 यूज़ किया, यहाँ 3 यूज़ किया, यहाँ 3 किया, यहाँ 4 यूज़ किया, यहाँ भी 4 यूज़ किया। तो अगर हम इनको ऐसे ही लेके चलते रहें तो अगर मैं एट द एंड n यूज़ कर लूँ तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा? 2 टाइम्स n माइनस 1। तो 2 टाइम्स n को मैं लिख सकता हूँ an
ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल हटा के 2n-1, तो ये बनेगी इसकी जनरल टर्म 2n-1। ठीक है, सो 2n-1 इस केस में हमारा आंसर आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में सिचुएशन ये है कि z की पावर 4 और क्यूब है। बेसिकली यहाँ पर देखें z पावर 4 और होल का क्यूब है, डिवाइड बाय z4 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक्सपोनेंट लॉ का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं z पावर 4 होल क्यूब को। ठीक है, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पावर्स पावर आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो z पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये बन जाएगा z पावर 12। 4 3 ज़ा 12 होता है ना। अब हम डिवाइडेड बाय z4 भी कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे z4 डिवाइड करें, z12 पे z4 को डिवाइड करें, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हो तो पावर ऐड होती है और डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे, z4 में से यहाँ पर इसकी पावर और पावर आपस में माइनस होगी तो -4 हो जाएगी। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है उसकी पावर क्या होगी, माइनस होगी। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर ऐड होती है, और अगर डिवाइड हो रहे हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो 12 में से 8 जो हम 4 निकालें तो क्या रहता है, z8। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आता है, z8 आता है। इन द सेम केस फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। आपने बताना है कि इनमें से कौन सी क्या है, पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल के लिए हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो पोलिनोमियल को हमने ये कहा था कि अगर वेरिएबल की पावर कोई यहाँ पर होल नंबर आता है तो उस केस में हम क्या कहते हैं, उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं। अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर आए तो हम उसको कहते हैं पोलिनोमियल है, अदरवाइज जस्ट एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशन है या जस्ट एक्सप्रेशन है। अब देखें, यहाँ वेरिएबल है, यहाँ दो वेरिएबल हैं, मतलब एक ही वेरिएबल है, उसकी डिफरेंट पावर है। यहाँ भी वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल एक्स ही है। यहाँ पावर -2 है। -2 एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, -2 होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 इस तरह से हमारे पास ये होल नंबर होते हैं। अब अगर इसकी पावर देखें तो इसकी पावर -2 है। -2 होल नंबर में नहीं आती, तो ये क्या है, ये पोलिनोमियल नहीं है। इन द सेम केस यहाँ -1 यूज़ हो रही है। 2 तो होल नंबर है, 2 तो होल नंबर में आता है, लेकिन -1 होल नंबर में नहीं आता, तो ये भी नहीं है। ये पावर 2 है, और इधर पावर नहीं है, तो जिसकी पावर नहीं होती वो कांस्टेंट टर्म उसकी पावर 0 कंसीडर की जाती है। उसकी पावर 0 होती है, इसको लिखा जा सकता है x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों, ये जो कांस्टेंट है ये 0 पावर के साथ है, और ये जो हमारे पास x2 है ये तो हमें नज़र आ रहा है पावर 2 के साथ है। तो इसका मतलब ये बात ठीक है, ये होल पावर के साथ आ रही है, और ये बज़ाहिर तो होल पावर के साथ आ रही है, जिसकी पावर 1 होती है, बेसिकली वो होल नंबर है। लेकिन ये जब ऊपर जाता है, अभी हमने बात की है पिछले केस में कि जब डिवीजन से ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, तो जी जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 5x पावर -1 + 3, तो ये इस वजह से क्रॉस हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन क्या बनता है, ये सी वाला। ठीक है, उसके बाद है द फैक्टराइजेशन ऑफ x² - 4 इज़। आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा था, वो रूल ये था कि अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हमने एक रूल पढ़ा था जब हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया, तो यहाँ पर a² - b² ये बराबर होता है a + b के और a - b के। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो x² - 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x² - 2²। तो इसका मतलब x - 2 और x + 2 ऐसा लिख सकते हैं। प्लस को पहले वाले पहले लिख लें, माइनस को बाद में लिख लें, या इन दोनों को आपस में चेंज करके लिख सकते हैं। मतलब प्लस पहले या बाद में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका रिज़ल्ट क्या बनता है ये आप तलाश करते हैं कि इनमें से कोई ऑप्शन है या नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये वाला जो डी ऑप्शन है, प्लस और माइनस वाला, एक बार प्लस पर एक बार माइनस में, ये पहले लिख लेता बाद में लिख लेता, कोई इशू नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन डी वाला बनता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 8 पार्ट की। तो 8 पार्ट में है कि द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज, कि 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन
आपने देखनी है कि कौन सी एग्जाम्पल है। अब लीनियर इक्वेशन हमने देखा कि ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर 1 होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर तलाश करना है दो वेरिएबल्स का जो लीनियर इक्वेशन के साथ बिल्ट हो रहे हों। अब देखें यहाँ 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ठीक है। तो ये तो 3 वेरिएबल्स हैं। लीनियर इक्वेशन है पावर 1 पावर 1 पावर 1, ये लीनियर इक्वेशन है बट 3 वेरिएबल्स के साथ, लेकिन हमने तो 2 वेरिएबल्स के साथ देखना। ये लीनियर इक्वेशन है पावर 1 1 के साथ, लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल के साथ है, तो ये सही है। इसकी बात करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल के साथ है, इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स आ रहा है। ये भी लीनियर इक्वेशन है जस्ट वाई में, मतलब एक वेरिएबल के साथ। ये लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल के साथ है इसलिए नहीं लिया। ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल के साथ है इसलिए नहीं लिया। और ये भी लीनियर इक्वेशन है लेकिन एक वेरिएबल के साथ, इसको इसलिए नहीं लिया। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स के लिए है, तो ये सूटेबल ऑप्शन बनती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने 9th पार्ट की। तो 9th पार्ट में सिचुएशन ये है कि यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिया है और आपको पॉइंट से बारे में पूछा है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, ये रिलेट करता है हमारे ग्राफ से, ठीक है। मतलब 2.12 से ये क्वेश्चन आया है। अब देखें, हमने जब ग्राफ ड्रा किया था तो हमने ग्राफ को देखा था कि ग्राफ के 4 हिस्से बनते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे पास होते हैं। अब इन चारों में से ये जो फर्स्ट वाला होता है, इसमें देखें इसके इस साइड पे भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, इस साइड पे भी सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। इसमें अगर x और y दोनों पॉजिटिव हों, और x y का मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर। पहला एलिमेंट x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा एलिमेंट y को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इसके फर्स्ट एलिमेंट की तो वो भी पॉजिटिव का, सेकंड एलिमेंट वो भी पॉजिटिव का। इसकी बात करें तो इसमें x जो है वो क्या है, नेगेटिव, ठीक है। x क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव x होगा और y क्या होगा, पॉजिटिव। इसके दूसरी साइड पे क्या है, y पॉजिटिव है। इन द सेम केस अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका नेगेटिव होगा और y भी आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इसकी दोनों साइड्स जिनसे ये क्वाड्रेंट मिलकर बन रहा है, दोनों साइड में क्या है, नेगेटिव है। इसकी एक साइड पे पॉजिटिव, एक साइड पे नेगेटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। यहाँ बात करें तो क्या है, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। और यहाँ पर आपके पास x तो पॉजिटिव बट y नेगेटिव। ऐसा ही है। अभी हम देखते हैं कि हमारा केस क्या बनता है, ठीक है। x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ होता है, ये देखें, ये वाला क्वाड्रेंट बन रहा है। देखें, x तो पॉजिटिव है बट y नेगेटिव है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। अगर आप इसको लोकेट करना चाहो तब भी कर सकते हो। यहाँ पर देखें, अगर हम इसकी लोकेशन देखें ग्राफ पे तो तब भी यही बनती है कि आपके पास 9 और नेगेटिव का 6, पहला नंबर x होता है तो x 9 है, ये खड़ा है, और y नेगेटिव का 6 है तो ये खड़ा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये पॉइंट यहाँ आके लोकेट करता है, तो इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोर्थ वाला। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने 10th पार्ट की। तो 10th पार्ट में आपको कह रहे हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। सो 2x माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस 3, तो ये हो गया 10। सो 2x विच इज़ इक्वल टू 10। यहाँ पर 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 10/2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो 2 5 10, तो इस केस में जो सही ऑप्शन है वो है 5। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग जर्नल टर्म, कि हम आपको जर्नल टर्म दे रहे हैं, आपने इसका यूज़ करते हुए पहली 3 टर्म्स जो इस सीक्वेंस की बनती हैं वो आपने राइट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ए एन के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि जर्नल टर्म को हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या करेंगे, लेट ए एन विच इज़ इक्वल टू 4n माइनस 9। अब पुट करते हैं n को 1b 2b एंड 3b, क्योंकि 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म, 2 पुट करने से सेकंड टर्म एंड 3 पुट करने से थर्ड टर्म।
अब अगर हम a1 यहाँ पर देखें, n की जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो a1 हो गया, n की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 4 इंटू 1 माइनस 9, तो 4 1 ज़र 4, 4 में से 9 निकलेगा तो कितना आएगा माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर बड़े का सिंबल आएगा और बड़ा है 9, तो 9 में से 4 निकलेगा तो 5 आएगा। a2 4 2 ज़र 8, अब 8 में से यहाँ 8 जो है बेसिकली 9 में से माइनस होगा तो माइनस 1 आ जाएगा। सेम सिचुएशन के 9 अभी भी बड़ा है क्योंकि 8 छोटा है। अब 4 3 ज़र 12, 12 में से 9 जाएगा तो पॉजिटिव का 3। इस तरह से आपकी ये पहली 3 टर्म्स बन जाएंगी। अब अगर सेकंड को देखें तो सेकंड में भी सिचुएशन यहाँ पर वही है, ठीक है। आपके पास क्या है, an 3n + 7, तो हम क्या करेंगे, n को 1 भी पुट करेंगे, 2 भी पुट करेंगे एंड 3 भी पुट करेंगे। तो n को 1 भी पुट कर लिया, 2 भी पुट कर लिया एंड 3 भी पुट कर लिया। अब 1 पुट करने से 3 1 ज़ार 3 + 7 10 बनता है, 3 2 ज़ार 6 + 7 आपके पास 13 बनता है, 3 3 ज़ार 9, 9 में 7 जोड़ें तो बनता है 16। तो इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड की बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एन के इक्वल है ये, और ए एन के इक्वल है तो हमने पहले 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो एन को 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे एंड 3 पुट करेंगे। तो 7 1 ज़ार 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 7 2 ज़ार 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16 आ जाएगा, 7 3 ज़ार 21, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। अब अगर हम बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही सिचुएशन दी गई है, लेकिन आपको इस बार फर्स्ट 3 टर्म्स नहीं बल्कि 15 टर्म फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, ए एन में जहाँ n है वहाँ पर क्या कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। इस बार हमें ये सपोज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि उसने पहले उसने ए एन की फॉर्म में दिया है। तो पुट n विच इज इक्वल टू 15, n 15 पुट करेंगे तो यहाँ भी 15 आ जाएगा और यहाँ भी 15 आ जाएगा। अब 2 इंटू 15 मतलब 15 का डबल, 15 2 ज़ार 30, तो 30 में आप क्या करोगे, 4 ऐड करोगे, तो 30 में 4 ऐड करोगे तो 34, ऊपर वाला तो कुछ नहीं सेम है ना, तो 1/34 इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अली हैज़ 50 रुपीज़, अली के पास टोटल 50 रुपये हैं। ही स्पेंड 5 रुपीज़ ईच डे, वो हर दिन 5 रुपये उसमें से खर्च कर देता है। हाउ मच मनी, कितनी रकम, डज हैव लेफ्ट, उसके पास बकाया रह जाएगी, आफ्टर 5 डेज, 5 दिनों के बाद। अली के पास टोटल 50 रुपये हैं, 5 दिन वो डेली के खर्च कर देता है, जिसमें से वो 5 दिन यही काम करता है, 5 दिन वो खर्च करता रहता है। तो आपको ये बताना है कि 5वें दिन के बाद उसके पास कितनी रकम रह जाएगी। अब सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि उसके पास रकम थी कितनी, इनिशियल अमाउंट जो कि 50 रुपीज़ थी। अब वो डेली का खर्च कितना करता है, अमाउंट स्पेंड इन 1 डे, एक दिन में वो कितना खर्च करता है, 5 रुपये। अब अगर वो एक दिन में 5 रुपये खर्च करता है तो दूसरे दिन वो 10 रुपये हो जाएंगे, तीसरे दिन 15, चौथे दिन आपके पास कितने हो जाएंगे 20, और 5वें दिन 25, मतलब 5 5, यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या हमारा है, 5 × 5। ऐसा ही है हमारे सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो ऐसे ही बनेगा ना हमारा, पहले 5 फिर 10 फिर 15 फिर 25, सॉरी 20 फिर 25। तो अमाउंट जो है पाँचवें दिन जो अमाउंट खर्च हो चुकी होगी 5 × 5 मतलब 25 रुपीज़ होगी। अब बाकी रकम उसके पास हम कैसे निकालेंगे, मनी लेफ्ट जो उसके पास अभी रहती है, इनिशियल अमाउंट, उसके पास शुरू में अमाउंट थी कितनी, कितनी उसने खर्च की, अमाउंट स्पेंड, शुरू की अमाउंट माइनस उसने जितनी खर्च की है उसको माइनस कर देंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट क्या होगा, वो रिजल्ट होगा कि उसके पास बकाया रकम है कितनी। तो 50 रुपये उसके पास टोटल थी, उसमें से 25 रुपये उसने खर्च की, तो 25 रुपये उसके पास बकाया रकम हो गई। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि असलम वॉक्स 2 किलोमीटर ऑन मंडे, असलम जो है वो 2 किलोमीटर की वॉक करता है मंडे वाले दिन, 4 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे, एंड सिमिलरली 4 किलोमीटर जो है वो ट्यूसडे वाले दिन करता है, 6 किलोमीटर ऑन वेंसडे, और वेंसडे को वो 6 किलोमीटर वॉक करता है। हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे वाले दिन वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, मतलब कितने किलोमीटर की वॉक करेगा। अब देखें गौर करें तो क्या हो रहा है, पहले केस में वो कितना, पहले केस में वो 2 किलोमीटर की वॉक कर रहा है, ठीक है, दूसरे दिन 4 किलोमीटर की, ठीक है, तीसरे दिन 6 किलोमीटर की, मतलब 2 का गैप है, ठीक है, हर दिन वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कर रहा है।
पहले दिन वो 2 किलोमीटर, दूसरे दिन 4 किलोमीटर, तीसरे दिन 6 किलोमीटर, फिर क्या होगी 8 किलोमीटर, फिर क्या होगी 10 किलोमीटर, फिर क्या होगी 12 किलोमीटर, ऐसा ही चलेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसको प्रॉपर सॉल्व करने की। तो डिस्टेंस क्या है, मंडे वाले दिन डिस्टेंस जो उसने कवर किया वो है 2 किलोमीटर। डिस्टेंस ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे वाले दिन डिस्टेंस उसने किया 4 किलोमीटर। तो कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस मतलब कितना गैप लेके वो चल रहा है, 4 - 2। तो 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2। सो 2 किलोमीटर का गैप लेके वो चल रहा है। नेक्स्ट डे वो क्या करता है, 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलता है, मतलब एक्स्ट्रा वॉक करता है। अब डिस्टेंस ऑन थर्सडे, ठीक है, थर्सडे तो क्या करेंगे, वेंसडे वाले दिन में हम 2 को मजीद ऐड कर देंगे, यही बात है ना। थर्सडे से पहले कौन सा दिन आता है, वेंसडे आता है ना। तो वेंसडे वाले दिन की अगर हम बात करें तो वेंसडे में हम 2 ऐड कर देंगे तो हमें थर्सडे मिल जाएगा। वेंसडे का उसने कहा है कितने किलोमीटर है, 6 किलोमीटर। तो अगर 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 किलोमीटर। तो थर्सडे वाले दिन वो 8 किलोमीटर वॉक करेगा। इन द सेम केस अगर थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है, तो फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे में हम थर्सडे वाले दिन में मजीद 2 ऐड कर देंगे, तो 8 + 2 विच इज इक्वल टू 10। सो 10 किलोमीटर जो है वो फ्राइडे वाले दिन डिस्टेंस कवर करेगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि a पेंटर यूज 2 लीटर पेंट इन फर्स्ट वीक। एक पेंटर जो कि पेंट करता है और वो पहले हफ्ते में 2 लीटर पेंट का इस्तेमाल कर लेता है। दूसरे हफ्ते में 6 लीटर पेंट, दूसरे हफ्ते में वो 6 लीटर पेंट का इस्तेमाल कर लेता है। इन द सेम केस वो तीसरे हफ्ते में 10 लीटर पेंट इस्तेमाल कर लेता है। अब आपने ये बताना है कि हाउ मच पेंट डिड ही यूज ऑन 6 वीक। तो छठे वक्त मतलब 6 हफ्ते जब गुजरेंगे तो वो कितना पेंट इस्तेमाल कर चुका होगा। अब देखें कितना गैप है, 2 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर मतलब 4 का गैप है। तो अगर 2 से 6 हुआ है, 6 से जो है 10 होगा, 10 से 14 होगा, 14 से 18 होगा, 18 से 22, मतलब 4 हर बार ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो यूज्ड पेंट इन फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में कितना जो पेंट यूज हुआ वो है 2 लीटर, ठीक है। उसके बाद यूज्ड पेंट इन सेकंड वीक, तो सेकंड हफ्ते में मतलब दूसरे हफ्ते में वो 6 लीटर का पेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस 4 है, अभी हमने बात की है 6 - 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 लीटर वो हर हफ्ते में नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। अब अगर हम यहाँ यही बात करें, हमारे पास थर्ड वीक तो हैं पहले से, मतलब फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, तो फोर्थ वीक हम निकालेंगे तो थर्ड में हम मजीद 4 ऐड कर देंगे, ऐसा ही है। तो यूज्ड पेंट इन फोर्थ वीक, तो चौथे हफ्ते में क्या होगा, थर्ड वीक में 10 है, उसने बताया हुआ है कि तीसरे हफ्ते में वो क्या है 10 लीटर यूज़ कर, 10 लीटर में मजीद 4 ऐड कर देंगे तो 14 लीटर, मतलब 14 लीटर वो चौथे हफ्ते में इस्तेमाल करेगा। अगर हम पाँचवें हफ्ते की बात करें तो 14 में मजीद 4 ऐड करेंगे तो 18 लीटर। अब 18 में मजीद हम ऐड करेंगे 4 तो क्या आ जाएगा 22 लीटर। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्योंकि हमने 6 तक जाना था, तो हम बात करें 6th वीक की, तो हमारे पास 22 लीटर जो है वो यूज़ कर चुका होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि आपको पोलिनोमियल्स को ऐड करना है, और जैसा कि हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया था कि ऐड करने के दो तरीके हैं, एक हॉरिजॉन्टल मेथड और एक वर्टिकल मेथड, ठीक है। मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मेथड ही किया है, वर्टिकल मेथड अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वर्टिकल मेथड में हम एक दूसरे के नीचे टर्म्स लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन दोनों पोलिनोमियल्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 7x² प्लस 8x+3, इसके नीचे लिखते हैं 12x² प्लस 2x+6 डिवाइडेड बाय 7 और 12 कितना होता है 19, तो 19x² और ये कितना होता है 10, तो ये 10x और ये कितना होता है 9। इस तरह से हम वर्टिकल मेथड भी करते हैं। और हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते हैं, हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख लेते हैं, मतलब 7x² को 12x² के साथ लिख लेते हैं, और x को x के साथ लिख लेते हैं जिस तरह से मैंने ये राइट किया है, और 3 को कांस्टेंट के साथ, और फिर ज्वाइन कर देते हैं। तो 7 और 12 कितना होता है 19, 8 और 2 कितना होता है 10, और 3 और 6 कितना होता है 9। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रिजल्ट आपका दोनों का सेम है। अब चाहे तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करें या फिर इस मेथड का इस्तेमाल करें, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। मैंने क्या किया है, मैंने सारे क्वेश्चन इस मेथड से किए हैं, मतलब इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड का मैंने इस्तेमाल करते हुए ये सारे क्वेश्चन किए हैं। अगर आप चाहो तो वर्टिकल मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी वही है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे।
ये -5x और ये -3x आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये 2 और -8 आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 5 और 70 दोनों प्लस के हैं तो 22 बन गया। ये नेगेटिव का 5 है, नेगेटिव का 3 है, तो नेगेटिव का 8 हो गया दोनों मिलकर। -8 तो प्लस माइनस माइनस, तो -8 इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि माइनस प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई होने से फर्क नहीं पड़ेगा। इन द सेम केस 2 -8 तो -6, तो माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो -6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जी थर्ड पार्ट की सिचुएशन। यहाँ भी बिल्कुल सेम है। क्या करेंगे, लाइक टर्म को लाइक टर्म में ऐड कर देंगे, और यहाँ पर x को x में ऐड कर देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे यहाँ पर ये वाला स्टेप जो है, ये आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, मैंने इसको भी किया है, लेकिन ये वाला स्टेप अगर शॉर्ट करना चाहें, छोड़ना चाहें तो मसला नहीं है, छोड़ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप वही काम कर सकते हैं जो हमने पहले किया है, कि एक्स स्क्वेयर को एक्स स्क्वेयर के साथ, एक्स को एक्स के साथ, इसको ये वाला स्टेप आपकी मर्ज़ी, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 20 और 8 28 बनता है। अब 8 में से 1 जाएगा तो 7 आएगा, दोनों नेगेटिव के हैं तो ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 18। जब दोनों नेगेटिव के होते हैं तो ऐड होते हैं, दोनों पॉजिटिव के होते हैं तब भी ऐड होते हैं, लेकिन अपोजिट सिंबल्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, तो इस तरह से ये रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि आपको सेकंड पोलिनोमियल में से फर्स्ट पोलिनोमियल को माइनस करना है। अब सिचुएशन यहाँ भी वही है। माइनस करने के लिए दो तरीके हैं, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। वही सिचुएशन, अगर वर्टिकल मेथड की बात करें तो सेकंड पोलिनोमियल पहले और फर्स्ट पोलिनोमियल बाद में, क्योंकि फर्स्ट को सेकंड में से माइनस करना है। तो सेकंड को पहले लिखते हैं 15x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 8, उसमें से हम करेंगे 10x स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 5। और चूंकि हमने माइनस करना है, तो जब हम माइनस करते हैं तो साइंस को हम चेंज करते हैं। तो ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम माइनस करते हैं साइन को चेंज करके बात करते हैं। तो अब ये 10 पॉजिटिव का है, नेगेटिव का, सॉरी यहाँ पर 15 पॉजिटिव का है, 10 नेगेटिव का है, तो आपके पास बड़े का सिंबल आएगा। क्योंकि पॉजिटिव लिखा नहीं जाता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव इन जनरल फर्स्ट टर्म के साथ नहीं लिखा जाता। तो 15 में से 10 जाएगा तो 5 आएगा, तो 5x स्क्वेयर। ये 2 भी पॉजिटिव का, 8 भी पॉजिटिव का, दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे 10x। ये 8 भी पॉजिटिव का, 5 भी पॉजिटिव का हो गया, पहले नेगेटिव का था, लेकिन यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा प्लस का 13। इन द सेम केस यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड में वही सिचुएशन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट को ख़त्म करते वक्त इन सब के साइंस को चेंज कर देंगे। अब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का हो गया माइनस का, ये माइनस का हो गया प्लस का, और ये माइनस का हो गया प्लस का। ये वही चीज़ है जो हमने यहाँ पे की है, साइन जो हमने यहाँ चेंज किए हैं। अगर हम इस हिसाब से भी करेंगे तो साइन हमने यहाँ भी चेंज करने हैं, बस लिखने का फ़र्क है। ठीक है, अब हम लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ऐड कर देंगे। 15x स्क्वेयर माइनस 10x स्क्वेयर ये आ गया, 2x प्लस 8x ये आ गया, 8 और 5 ये आ गया। वही सिचुएशन जो हमने पहले की, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ लिख लेंगे। अब ये ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ब्रैकेट्स लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अगर ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है। 15 में से 10 जाएगा तो 5, 2 और 8, 10, 5 और 8 13। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सिचुएशन यहाँ भी वही है। क्या करेंगे, 8x स्क्वेयर माइनस 5 प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इस टर्म को लिखेंगे जो कि हमने लिख ली, और फिर माइनस लगा के इसको लिख लेंगे, और फिर क्या करेंगे साइंस को चेंज कर देंगे। तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, और ये प्लस का है ये माइनस का हो गया। जब ऐसा कर लिया तो फिर लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख लिया। 7x स्क्वेयर को माइनस 8 के एक्स स्क्वेयर के साथ लिख लिया, 2x को 5x के साथ, नेगेटिव 8 को नेगेटिव 2 के साथ। बड़े का सिंबल चूँकि माइनस का है तो लिखा जाएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1, चूँकि 1 हम एक्स स्क्वेयर के साथ या किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं लिखते हैं, तो नेगेटिव एक्स स्क्वेयर आ गया। 2 और 5 कितना होता है 7, नेगेटिव का 8 नेगेटिव का 2 दोनों नेगेटिव के तो आपस में ऐड हो जाएंगे, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव का 10। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहे हैं कि आपको इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब देखें ये फैक्टर फॉर्म है, ठीक है, ये आपको फैक्टर फॉर्म मिल रही है, आपने सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से इसको भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी। ये इस तरह से है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी
इस तरह से कुछ होता है। तो अगर कोई भी नंबर डी, चाहे वो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, वो क्या होता है, वो इन तीनों से जो मल्टीप्लाई होता है, मतलब ए को डी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, बी को डी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है, सी को डी से मल्टीप्लाई, मतलब ये डी तीनों के साथ जाके मल्टीप्लाई होता है। तो इसी केस का इस्तेमाल करते हुए हम इसको तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3x² को 8x² से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर लिया। जब हमने मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद हम मल्टीप्लाई करते कैसे, नंबर्स को नंबर के साथ, वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ। जब नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भाई 8 का 3 से प्रोडक्ट 8 3 ज़ा 24 होता है, तो 24 आ गया। x की पावर 2 है, x की पावर 1 है। जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स होती हैं ऐड, इसकी पावर इनबिल्ट 1 है, अगर नहीं लिखी जाती है ना, तो 1 + 2 कितनी हो गई 3, तो x3। ये 2 पावर, ये पावर 2 है और इसकी पावर 2, 2 और 2 कितना होता है 4, तो इसकी पहली टर्म का आंसर आ जाए 24x3/4। क्यों, क्योंकि नंबर्स मल्टीप्लाई हुए, पावर्स ऐड हुई। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, x की पावर 1 और x की पावर 1, तो x की पावर 1 1 2 हो गई, तो x², y पावर 2 y पावर 2, तो y पावर 4 हो गई। तो 2 3 ज़ा 6, वेरिएबल तो एक ही बार आ रहा है, तो 6xy² इस केस में रिजल्ट आ जाएगा। सेम सिचुएशन सेकंड की भी है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें टर्म्स थोड़ी बड़ी हैं, तो हम एक को फिक्स कर लेंगे। लेट से हमने इसको फिर फिक्स कर लिया, जिस तरह से हमने पिछले किया, इसको इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इस टर्म को हम 5x³ से भी लिखेंगे और 8 से भी लिखेंगे। ये देख लें, हमने 5x³ से भी लिखा और 8 के साथ भी लिखा। इस टर्म को इन दोनों के साथ लिखा जिसे हमने पहले क्वेश्चन किया, जो बाहर था उसको दोनों के साथ लिखा, वही काम हमने यहाँ भी किया। अब ये मजीद ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए 5x³ को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। इन द सेम केस 8 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे और इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें, ये डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और इसके साथ इसको ब्रैकेट में लिखा है इसलिए क्योंकि नेगेटिव का जब भी आता है तो हम ब्रैकेट में इस्तेमाल करते हैं। अगर नेगेटिव ना हो तो हम इसको डॉट लिख के ब्रैकेट नहीं लगाते। ब्रैकेट हम कब लगाते हैं, जब माइनस की कोई टर्म आ जाती है और वो मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में होती है, तो तब हम माइनस लगाते हैं। अब इसके साथ भी हो गया। इन द सेम केस 8 इसके साथ भी लिखा जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हमने, और 8y के साथ भी लिखा गया, लिख दिया। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 5 2 ज़ा 10, तो नंबर्स का मल्टीपल हो गया नेगेटिव का 10। x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर हो गई 5, टोटल 5 बन गई। 1 है, y इधर है ही नहीं, तो y सिंपल आ गया। 5 कोई नंबर नहीं है तो 5 साथ में, x की पावर क्यूब है, इधर कोई है नहीं तो x³ साथ में आ जाएगा। y पावर 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, तो 2 हो गई, और ये y²। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 8 2 ज़ा 16, तो 16x², क्योंकि वेरिएबल और कोई है नहीं, 8y साथ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट सेकंड की तरह ही है, हम इसको फिक्स करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने इसके साथ लिख लिया और फिर हमने 1/3 के साथ, ये देख लें, पहले हमने इसके साथ लिख लिया, फिर हमने 1/3 के साथ, और फिर इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी, जैसा कि हमने पहले किया। अब ऐसा करने से क्या होगा, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लिया, इससे भी कर लिया, इन द सेम केस 1/3 को इसके साथ भी लिख लिया और इसके साथ भी लिख लिया। अब इसमें कटिंग होती है, ये देखें, ये डिवीजन में या टू, ये मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा। एल की पावर 2 है और एल की पावर 1 है, तो 1 + 2 कितना होता है 3। एम की पावर 1 है और 2 है, तो कितना 3, L³ M³, पहली टर्म इसकी ये आ जाएगी। अब इन द सेम केस ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, L² M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर और कोई टर्म नहीं है, क्योंकि L और M दूसरा वेरिएबल इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, तो ये सेम आ जाएंगे, जस्ट नंबर कट जाएंगे। अब ये कटिंग भी नहीं होती है, 2 1 ज़ा 2/3, 2/3 LM² एंड 2 1 ज़ा 2, 2/3, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि डिवाइड द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को पोलिनोमियल पे डिवाइड करना है। तो डिवाइड के लिए हम सिंपल ये यूज़ करते हैं। तो ये पहले नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे इसको डिवाइड करना है, तो ये हम ऊपर लिख लेंगे और ये हम नीचे लिख लेंगे। जब हम डिवीजन करते हैं तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन किया, नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, वो भी सेम के साथ, तो हम यहाँ भी डिवीजन में भी ऐसा करते हैं, नंबर पे नंबर डिवाइड करते हैं, वेरिएबल पे वेरिएबल डिवाइड करते हैं। तो 10/5 x³ y²/y। अब यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, तो ये आ गया 10। अब ये जो डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है और डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है,
ठीक है, जिस तरह से हमने पहले किया, मल्टीप्लाई में पावर क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, और अगर डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्शन होती है। इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाके माइनस होगी 3 में से, तो ये देखें एक्स क्यूब माइनस 1। इन द सेम केस इसकी पावर 1 है तो ये ऊपर जाके 2 में से माइनस होगी, तो 2 माइनस 1, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो सिंपल आ जाएगा 1, जो कि लिखा नहीं जाता, तो 2x² y इस केस में रिजल्ट आए। सिमिलरली बात सेकंड की कर लेते हैं, सिचुएशन यहाँ भी वही है, इस पे इसको डिवाइड कर देंगे, कर लिया। अब हम 15 पे 3 को डिवाइड करेंगे, एल को एल पे कर देंगे और एम क्यूब को एम स्क्वायर पे, तो ये तो सीधा सीधा कट जाएगा क्योंकि पावर सेम हो गई है। और 5 3 जार 15, सॉरी यहाँ पर 3 5 जार 15, तो 5 आ गया। अब यहाँ 1 आ गया, 5.1, क्योंकि इसका 1 और इसकी पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1 चूँकि लिखा नहीं जाता, तो 5 1 जार 5, तो 5m इस केस में रिजल्ट आ जाए। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करते वक्त दो तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, आप या तो अलग अलग डिवाइड कर लो या कॉमन लेके डिवाइड कर दो। अब देखिए मैं दोनों प्रोसेस आपको बता देता हूँ कि आप इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। फॉर पहले हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखो 7 इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, 7 कॉमन आता है। हम कॉमन किसको लेते हैं, उनको जो सबको डिवाइड करते हैं। तो 7 इसको भी, इसको भी, इसको भी, तो 7 मैंने बाहर लिख लिया। ए पावर 2 इधर भी ए है, इधर भी ए है, इधर ए तीनों में है और मिनिमम पावर ए की 2 है, तो हम मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, तो ए स्क्वायर हम बाहर लिख सकते हैं। इन द सेम केस बी इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, बी सब में है, तो बी भी हम बाहर लिख सकते हैं। और पावर 2 क्योंकि मिनिमम पावर बाहर लिखी जाती है, नंबर भी छोटा नंबर बाहर लिखा जाता है, और जो है हम बात करते हैं जब वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल में जो छोटी पावर होती है वो बाहर लिखी जाती है। जब हमने 7 28 में से 7 बाहर निकाला तो 7 4 जार 28, तो यहाँ पर आ गया 4। ए पावर क्यूब थी, उसमें से 2 पावर हमने बाहर ले लिए, बाकी 1 रह गई। क्यूब बी के क्यूब में से भी 2 पावर हमने बाहर ले लिए, 1 रह गई। यहाँ 7 भी बाहर ले लिया, ए स्क्वायर भी बाहर ले लिया, बी स्क्वायर, सारी टर्म्स बाहर ले ली, तो 1 रह जाता है। ठीक है, प्लस 14, तो 14 7 2 जार 14, तो 2 रह गया। ए पावर 4 में से 2 तो बाहर ले ली, बाकी 2 रह गई। बी क्यूब में से पावर 2 ले ली, बाकी 1 रह गई। अब ये सेम हो गया, ये आपस में कट जाएगा और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप इस मेथड से नहीं अलग अलग डिवाइड करना चाहते तो अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। 28 ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाय 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, और ये प्लस 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाय 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 14 ए पावर 4 बी क्यूब डिवाइडेड बाय 7 ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। ठीक है ना, इसके बाद हम ये वाला स्टेप करेंगे। अगर ये नहीं करना चाहते तो अलग अलग सब पे डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके जो हमने पीछे वाला रूल पढ़ा है वही। ठीक है, 7 को 28 पे ये अलग अलग करके डिवाइड कर लें, जैसा आप 7 4 जार 28, और ये 2 ऊपर जाके माइनस होगा, तो ए पावर 3 में से 2 माइनस होगा, और बी पावर 3 में से 2 माइनस होगा। 7 7 से कट जाएगा, ये सारे ही कट जाएंगे, रिजल्ट क्या आ जाएगा 1, प्लस 7 2 जार 14, एंड ए पावर 4 में से 2 माइनस होगा, बी पावर 3 में से 2 माइनस होगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या बनती है। 4 आ गया, 3 में से 2 गया तो 1 जो कि लिखा नहीं जाता, 3 में से 2 जाएगा 1 जो कि लिखा नहीं जाता, प्लस 1 प्लस ये 2 आ गया। 4 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ए स्क्वायर, और ये बी 1, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सेम आंसर नहीं है, ये देख सकते हैं 4ab प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर बी। तो अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, इससे करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट में है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये है बार ब्रैकेट, और बार ब्रैकेट 2 और 3 पे है, नेगेटिव पे नहीं है, तो 2 + 3 मतलब 3 है प्लस का। ठीक है ना, प्लस का कंसीडर होगा, माइनस का कंसीडर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पे बार है, नेगेटिव बार नहीं है। नेगेटिव पे बार होती तो हम -3 इसको कंसीडर करते। तो 2 और 3 का प्लस होता है 5। ठीक है, 2 + 3 कितना होता है 5, तो ये मैंने 5 राइट किया, और बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है,
ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सब कुछ सेम राइट कर दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम मैंने राइट कर दिया, और इसका आंसर 5 आता है जो कि मैंने राइट किया। अब यहाँ पर यहाँ भी राउंड ब्रैकेट है, यहाँ भी राउंड ब्रैकेट है, तो चाहे एट अ टाइम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लो या फिर अलग अलग, पहले इसको सॉल्व कर लो फिर इसको सॉल्व कर लो। तो मैंने पहले इसको सॉल्व किया, तो 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, तो 8x - 8 इन 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने से रिजल्ट ये मिला, ये मैंने सेम लिख दिया। अब इस ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए मैं माइनस को मल्टीप्लाई करूँगा। अब माइनस को मल्टीप्लाई करते वक्त साइन होते हैं चेंज, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का। अब लाइक टर्म्स, तो -4x² कोई और टर्म तो है नहीं, तो x² मैक्सिमम पावर है तो मैंने पहले लिख ली, ठीक है। अब 8x इधर भी है और कोई नहीं है तो 8x भी लिख लिया। नंबर्स बस सेम है, तो नंबर 8 यहाँ पे है और 5, तो बड़े का सिंबल और 8 में से 5 जाएगा तो 3 -3 आ गया। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन फिर से चेंज हो गई, ये माइनस प्लस का, ये प्लस माइनस का, और ये माइनस प्लस का, तो ये हो गया। तो ये आ गया 2x² प्लस 4x² -8x + 3। अब देखिए अगर बुक की बात करें तो बुक में जो आंसर है वो यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्या है, क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है और बाकी सारा आंसर। अगर यहाँ क्यूब है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो x² हमें दिया हुआ है ये है ही नहीं, ठीक है, बल्कि क्वेश्चन में क्यूब है। अगर आंसर ये है मतलब जो बुक में दिया हुआ है x³ की फॉर्म में, तो फिर यहाँ से आगे सवाल करने की ज़रूरत कोई नहीं है, ये क्वेश्चन में क्यूब लगा दें और ये सारा आंसर हमारा सेम हो जाएगा, क्योंकि क्यूब की टर्म तो यहाँ से बनी नहीं है, सिर्फ यही है, बाकी बिल्कुल आंसर सेम बनता है। अगर हम एक्स के मतलब उसके एक्सरसाइज के सोल्यूशन की बात करें जो बुक में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को x³ करते हैं तो भाई आंसर ये आता है, और अगर क्वेश्चन को हम यही रहने दें जो क्वेश्चन हमारा है तो फिर ये क्यूब नहीं होगा, फिर हम स्क्वायर लेके माने, स्क्वायर मान के चलते हैं, तो स्क्वायर मान के चलेंगे तो फिर ये स्क्वायर की टर्म्स हैं और आपस में ऐड हो रही हैं तो हो जाएंगी ऐड, तो 2 और 4 6 x² -8x + 3। अगर क्वेश्चन को चेंज करें तो फिर यहाँ पर 3 3 3 3 3 करके ये आंसर आ जाता है, ये सारे 3 3 हो जाते हैं, और अगर हम 2 मान के चलें तो फिर आता है आंसर 6x² -8x + 3। तो आप देख लें कि आप इसको क्यू में लेके चलना चाहते हैं, अगर क्यू में लेके चलेंगे तो आंसर यहाँ तक काफ़ी है, लेकिन अगर आप स्क्वायर मान के चल रहे हैं तो फिर आप इन दोनों स्क्वायर्स को ऐड करेंगे तो 6x² -8x + 3 आंसर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, तो करली ब्रैकेट से पहले और कोई ब्रैकेट सॉल्व होने वाली नहीं है, तो इसके अंदर जो टर्म्स हैं वो भी लाइक नहीं है, तो मतलब आपस में ऐड होने वाली नहीं है, तो हम डायरेक्ट माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं होती हैं। तो माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो साइन को चेंज करना पड़ता है, तो ये प्लस का माइनस का, ये माइनस का प्लस का, और ये प्लस का माइनस का, तो ये देख लें ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पर देखें ये प्लस का माइनस का हो गया, ये माइनस का प्लस का हो गया, और ये प्लस का माइनस का हो गया, साइन हो गया तीनों के चेंज। अब हम लाइक टर्म को ऐड करने की कोशिश करते हैं। -2x² तो कोई भी x² की टर्म नहीं है, तो -2x² तो मैंने सेम लिख लिया। अब ये है 5x और ये है 2x, तो बड़े का सिंबल प्लस मतलब सिंबल, और 5 में से 2 जाएगा तो 3x आएगा। ये 5 और ये 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, तो ये नंबर्स को आपस में ऐड करने से आया 3, x वाली टर्म को ऐड करने से आया 3x, और x² वाला कोई भी ऐड नहीं होता है। अब माइनस फिर है तो माइनस अंदर फिर मल्टीप्लाई होगी, तो माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस कर देगा और इसको माइनस कर देगा, तो ये आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। अब 5x और ये आपके पास कितना है 3x, तो 5x - 3x विच इज इक्वल टू 2x, 2x² साथ में आ गया, इन दोनों का सम मिलके 2x आ गया और -3, तो 2x² + 2x - 3 इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, आपको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करते वक्त हमने फार्मूलों का यूज़ करना है जो कि हमने पढ़े थे। एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था कि a + b और a - b, ठीक है, ये दोनों अगर प्रोडक्ट हो रहे हो तो इसका बराबर होता है a² - b² के। अब ये प्लस पहले हो बाद में हो फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं इनको चेंज भी कर दूं, ये माइनस पहले कर दूं और यहाँ प्लस कर दूं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस और माइनस आपस दो नंबर आपस में ऐड भी हो रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं ब्रैकेट्स में, और मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में लिखे हों तो फिर ये स्क्वायर के साथ बीच में माइनस लिखा जाता है। कुछ ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे।
7x माइनस 3y, 7x प्लस 3y। ऐसी सिचुएशन बन रही है तो हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करेंगे। तो 7x का स्क्वायर और 3y का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 को 7 से मल्टीप्लाई करना। तो 7 7 49, एक्स स्क्वायर साथ में आ जाएगा। 3 3 9, तो 9 49 एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इस केस में इसका रिजल्ट बनेगा। अब बात कर लेते हैं इसकी सेकंड की। तो सिचुएशन यहाँ भी सेम है। यहाँ पर हमने वही फार्मूला लगाना है जो हमने फार्मूला भी पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा फार्मूला लगाना है। एक फार्मूला होता है a माइनस बी होल का स्क्वायर। अगर दो नंबर्स हूँ, दो टर्म्स हूँ, तो उनका होल का स्क्वायर हो तो इस तरह से खुलती हैं। फर्स्ट का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये फार्मूला भी हमने पढ़ा था जब हमने इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इस हिसाब से हम खोलेंगे। तो ये तो हमारा सीधा सीधा है 3a का स्क्वायर माइनस 5b का स्क्वायर। तो ये देखें 3a का होल स्क्वायर पर माइनस 5b का होल स्क्वायर, माइनस ये माइनस फार्मूले वाला हमने यहाँ राइट किया। उसके बाद ये जो फार्मूला है 4a का होल स्क्वायर, यहाँ पर देख लें 4a का होल स्क्वायर -2 जो कि फार्मूले से आता है। उसके बाद a मतलब फर्स्ट टर्म है 3a, यहाँ पर थी 3a, सॉरी यहाँ पर 4a लिखा हुआ है, तो ये थी 3a, ठीक है। तो 3 नहीं है बल्कि 4 ही है, मैंने लिखने में गड़बड़ कर दी है ये, ठीक है 4 है, 4 ऐसा ही है, 3 नहीं है 4 ही है, बाय मिस्टेक ये 4 है, ये देखिए। तो 4a स्क्वायर -2 इंटू 4a और इंटू 2, ठीक है, और प्लस 2, ये देखें ये हमारा हो गया 2, a की जगह पे 4a लिखा जाएगा, ठीक है। a की जगह पे ये देखें ये है ना a हमारा, तो a की जगह पे 4a लिखा जाएगा और b की जगह पे क्या चल रहा है 2 चल रहा है, तो 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4a है, सेकेंड टर्म ये है, प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर जो कि 2 है, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, a का स्क्वायर लिखा जाएगा और 5 का स्क्वायर 25b। अब ब्रैकेट को मैंने हटा दिया। इन द सेम केस इसको भी सॉल्व करते हैं। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, a का स्क्वायर साथ में 2 4 जार 8, 8 2 जार 16, तो 16 आ गया इसका भी। तो 16a प्लस 2 का स्क्वायर कितना था 4 होता है, तो ये। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन हो जाएंगे चेंज सबके। तो नेगेटिव का 16a स्क्वायर और ये प्लस का 16 है, क्योंकि ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया। अब लाइक टर्म्स को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये 9a स्क्वायर है और ये 16a स्क्वायर है। बड़े का सिंबल तो बड़ा माइनस का है तो सिंबल आ जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आएगा, तो नेगेटिव का 7a स्क्वायर, नेगेटिव का 25b स्क्वायर साथ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके साथ कोई भी टर्म है नहीं, लाइक टर्म नहीं है जो इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो। 16a भी साथ में आ जाएगा, -4a भी साथ, मत बस a स्क्वायर वाली आपस में सेम थी जो कि ऐड होके नेगेटिव 7a स्क्वायर दे रही हैं, बाकी सारे सेम लिखे जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, आपको फैक्टराइज करना है। अब फैक्टराइज करते वक्त फैक्टराइज की कैटेगरी को हमने देखना होता है। फैक्टराइज करते वक्त हमने 3 तरह की कैटेगरी देखी थी। एक कैटेगरी थी कि जिसमें हमने कॉमन लेना होता है, ठीक है, कॉमन लेना होता है। लेट से आपके पास a k है प्लस b k है, तो हम क्या करते हैं दोनों में देखते हैं कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो a प्लस b आ गया बाहर, ऐसे कॉमन। और एक थी कि 4 टर्म्स हों, 4 टर्म्स में दो दो का पेयर बना के सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल इस तरह से ए एक्स, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपके पास ए एक्स प्लस बी, कुछ इस तरह से। अगर 4 टर्म्स हो तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन लेके सॉल्व करते हैं। लेट से एक्स कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर एक्स और ए कॉमन आता है, ठीक है, सिर्फ एक्स कॉमन आता है। एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या आता है एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। और यहाँ से अगर कुछ भी कॉमन नहीं आता 1 कॉमन लिखा जाता है, तो ए एक्स प्लस बी। एक ये थी, ठीक है, एक थी टर्म्स चाहे जितनी भी हों, कोई सेम नंबर कॉमन आता है तो आप उसको कॉमन ले लें, 2 टर्म्स के लिए भी 3 टर्म्स के लिए। लेकिन 2 टर्म्स के लिए हमने प्रेफरेबल पढ़ा था
3 टर्म्स के लिए हमने पढ़ा था, 4 टर्म्स के लिए हमने पढ़ा था कि 4 टर्म्स अगर आ जाएं तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम दो दो के पेयर बना के उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और मेथड हमने पढ़ा था जिसको मिडल टर्म ब्रेक कहा था कि अगर 3 टर्म्स हों, ठीक है, अगर 3 टर्म्स हो, लेट से आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 ऐसे करके अगर 3 टर्म्स हों तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसको मिडल टर्म ब्रेक को फिर हम इसको तोड़ के लिखते हैं, इसको तोड़ के लिखने के बाद हम उसके बारे में सॉल्व करते हैं। तो ये सिचुएशन थी। अब यहाँ पर बात करें तो ये कौन सी टाइप है, ये फर्स्ट टाइप है, इसमें कॉमन आता है। यहाँ पर देखें x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, y इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मतलब x जो है और y तीनों में आ रहा है, तो ये वाला कॉमन वाला केस बनता है, ये सेंटर वाला नहीं बनता, ठीक है। तो कॉमन वाले केस में हम क्या करते हैं, अभी हमने पीछे क्वेश्चन भी किया है जिसमें हमने कहा था कि हम क्या करेंगे, कॉमन वाले केस में हम मिनिमम पावर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो मिनिमम पावर हमारे पास देखें x की 8 है, 4 है, 2 है, सबसे छोटी पावर 2 है तो हम 2 ही बाहर लिखेंगे। y पावर 2 है, 3 है, 6 है, तो y पावर 2 ही सबसे छोटी है जो कि लिख ली। अब 8 में से 2 बाहर चला जाए तो बाकी 6 रहता है, 6 में से 2 बाहर चला जाए तो 4 रहता है, 4 में से 2 बाहर चला जाए तो 2 रहता है, 3 में से 2 बाहर चला जाए तो 1 रहता है, और यहाँ पर तो ये दोनों ही बाहर चले गए, 2 में से 2 चली गई, यहाँ पर y की पावर 2 में से 2 चली गई तो 1 रह गया। सेम सिचुएशन है कि आप जो बाहर निकाल रहे हो उसकी पावर में से कम कर दो, तो 2 यूनिट्स या 2 पॉइंट्स आपने बाहर निकाले हैं, तो 8 में से 2 बाहर करोगे तो 6, 6 में से 2 बाहर करोगे तो 4, 4 में से 2 बाहर करोगे तो 2, 3 में से 2 बाहर करोगे तो 1, 2 में से 2 बाहर की तो कुछ भी नहीं, और यहाँ पर y में से भी यही सिचुएशन होगी, तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर इंटू एक्स 6 वाई 4 माइनस एक्स 2 वाई पावर 1 जो कि नहीं लिखी जाती है प्लस 1। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट में सिचुएशन यही है, यहाँ पर देखिए 10 जो है वो सबको डिवाइड करता है, तो 10 कॉमन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 20 को भी, 10 को भी और 2 10 को भी डिवाइड करता है। तो 10 जब डिवाइड करेंगे तो सबकी जीरो एंड वाली ख़त्म हो जाएगी, तो 20 का 2 रह जाएगा, 1 ये 10 का 1 रह जाएगा जो कि नहीं लिखा जाता है, 2 10 का 21 रह जाएगा, जीरो सबकी ख़त्म हो जाएगी 10 बाहर लेने से। 10 कॉमन ले लिया तो 2 1 लिखा नहीं जाता, तो x माइनस 21। अब ये बन गई है थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप। सेकंड टर्म नहीं बनी, थर्ड टाइप बनी है। अब थर्ड टाइप क्यों, क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स नहीं है, 4 टर्म्स वाली हमारी होती है सेकंड टर्म, सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन नहीं है बल्कि थर्ड पोजीशन है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पहले वाले के और इस आखिरी मिडल टर्म ब्रेक को, मिडल टर्म को छोड़ के हम फर्स्ट और लास्ट के फैक्टर बनाते हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 के फैक्टर तो 2 ही बनते हैं, मतलब इसके अलावा तो कोई इसको डिवाइड नहीं करता, 1 डिवाइड करता वो आपने राइट नहीं करना। 21 की बात करें तो इसके 3 और 7 बनते हैं, 320 यहाँ पर 3 और 7, क्योंकि अगर हम बात करें इसके फैक्टर्स की तो 21 तो 2 डिवाइड नहीं करता, 3 करता, तो 3 7 एंड 7 1 जार, इसके 2 3 और 7 फैक्टर बनते हैं, तो वो सब दोनों के फैक्टर इकट्ठे लिख लिए। अब ये जो फैक्टर लिख लिए तो अब हमने करने होते हैं 2 पेयर्स, 2 हिस्से बनाने हैं इनके। अब 2 हिस्से इस तरह से बनाने हैं, हमने कहा था कि अगर दोनों प्लस के हुए तो आप ऐड करके सेंटर वाला बनाओगे, अगर अपोजिट सिंबल मतलब अगर दोनों का सिंबल सेम हो, इसका और इसका सिंबल सेम हो, दोनों का सिंबल सेम हो, तो हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं प्लस करके ये सेंटर वाला बनाते हैं। अगर अपोजिट हूं तो फिर हम माइनस करके सेंटर वाला बनाते हैं। दो इसे ऐसे करते हैं कि जिसमें से एक को माइनस करें दूसरे से, तो फिर हमारे पास ये रिजल्ट आ जाए। अब अभी क्या है, अपोजिट सिंबल है, इसका प्लस का इसका माइनस का है, तो हमें इसको माइनस वाला बनाना है, तो हमें 1 चाहिए। दो इसे बनाने हैं जिसमें से बड़े में से छोटा माइनस किया जाए तो रिजल्ट 1 आ जाए, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो हम क्या करते हैं, 2 3 जार 6, 6 और 7 का पेयर बना लेते हैं, तो 7 में से अगर 6 निकालें तो कितना आता है, 7 में से 6 निकालें तो आपके पास 1 आता है। अब 7 को सिंबल क्या देंगे, 7 को सिंबल हम दे देंगे प्लस का, क्योंकि हमें क्या है, बड़े का सिंबल प्लस, यहाँ प्लस चाहिए तो हम बड़े को प्लस देते हैं, 7 बड़ा है ना तो बड़े को प्लस, प्लस 7 माइनस 6, तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। तो 1 इस तरह से लिखा जा सकता है। तो हम लिख लेते हैं इस टर्म को तोड़ के फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे। फर्स्ट और लास्ट का यूज सिर्फ फैक्टर बनाने के लिए किया जाता है और कुछ नहीं होता इसका काम। अब इस टर्म को तोड़ के लिखा जाता है, मिडल टर्म ब्रेकिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मिडल टर्म को हम तोड़ के लिखते हैं। अब तोड़ के कैसे लिखेंगे, अभी जो हमने बात की है 7 और 6 की फॉर्म में,
तो हम क्या करेंगे, -6x प्लस 7x, ठीक है, दोनों के साथ x लगा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का 6x और प्लस का 7, अब ये प्लस ये -6x पहले लिखें या बाद में मैटर नहीं करता, लेकिन आपने लिखना है दोनों को x के साथ, क्योंकि जो वेरिएबल है आपने उस वेरिएबल के साथ इनको लिखना है। तो नेगेटिव का 6x प्लस का 7। अब इसमें से कॉमन लेना, ठीक है, 2 कॉमन आता है, x कॉमन आता है, तो 2 भी कॉमन ले लिया, x भी कॉमन ले लिया। जब 2 कॉमन लिया तो 2 बाहर आ गया, x कॉमन लिया तो x भी बाहर आ गया। अब 2 तो बाहर आ गया, x पावर 2 में से एक x बाहर गया तो एक x रह जाएगा। इन द सेम केस 2 3 6 और x तो बाहर चला गया, तो माइनस का 3 यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि x तो बाहर चला गया है, तो 2 3 6 3 सिर्फ आ जाएगा। इन द सेम केस 7 बाहर आता है, 7 कॉमन आता है, 7 चला गया, x रह गया, 7 3 21। तो देख लें x -1 इधर भी है इधर भी है, जब तक ये सेम नहीं आते तब तक आपका आंसर सही नहीं होता। अब सेम आ गए तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जब करेंगे तो क्या करते हैं, ये जो आपने कॉमन लिया इसको अलग ब्रैकेट में, और ये जो ब्रैकेट वाला ये जो अंदर रखा हुआ है इसको अलग ब्रैकेट में, चाहे पहले लिख लें चाहे बाद में लिख लें, मैटर नहीं करता। तो x -3 को मैंने लिख लिया और 2x + 7 जो कॉमन लिए थे वो मैंने अलग लिख लिए, और जो कॉमन के बाद बाकी रह गए वो अलग लिख लिए। तो इस तरह से ये आंसर बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड टर्म की। तो थर्ड टर्म में बेसिकली अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारी सेकंड वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। 4 टर्म्स हैं, देख लें इसमें क्या आ रही हैं, 4 टर्म्स, ठीक है। 4 टर्म्स में हम क्या करते हैं, पहले इस 2 का पेयर बना के इसको सॉल्व कर लेते हैं, इस 2 का पेयर बना के सॉल्व कर लेते हैं। तो इसकी बात करें तो इसमें 2 जो है छोटा नंबर है और 2 4 को डिवाइड करता है, तो 2 बाहर चला जाएगा। x पावर 2 x पावर 3 है, तो छोटी पावर जो कि 2 बाहर चली जाएगी, तो 2x² हमने बाहर लिख लिया। अब 4 में से 2 बाहर चला जाए तो 2 2 4 होता है, तो 2 बाकी रहता है। x³ में से 2 चला जाए तो फिर x1 रहता है, जो कि लिखा नहीं जाता, जस्ट x लिखा जाएगा। इन द सेम केस 2 तो बाहर चला गया, x पावर 2 भी बाहर चला गया, जब सब कुछ बाहर चला जाए तो फिर क्या लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। इन द सेम केस 2 छोटा है, बाहर चला जाएगा, x पावर 1 है और x पावर 2 है, तो x पावर 1 छोटी है तो x पावर 1 बाहर चली जाएगी। y पावर y इधर भी है तो y भी बाहर चला जाएगा। तो 2xy बाहर, क्यों, क्योंकि 2xy दोनों में आ रहा है, तो 2xy। अब 2 भी चला गया, x भी चला गया, तो x2 में से एक x चला गया, एक तो रह जाएगा ना, y तो चला गया, कुछ भी नहीं लिखवाएगा, नहीं लिखेंगे, प्लस 2 भी चला गया, x भी चला गया, y भी चला गया, तो 1 लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2x + 1 2x + 1, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपने सही किया, अदरवाइज आपने रॉन्ग किया। इसको फिर से चेंज करो। अब 2x² + 2xy, इसको हमने एक ब्रैकेट में जो कॉमन लिए हैं उसको एक ब्रैकेट में, और जो हमारा रिमेनिंग है उसको एक ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे पहले लिख लें बाद में लिखें, मैटर नहीं करता। अब अगर गौर करें तो इसमें और कुछ कॉमन आता है, यहाँ पर देखिए जो हमने कॉमन लिए हैं उसमें से मज़ीद कुछ कॉमन आता है। कैसे, यहाँ पर देखो ये 2 इधर भी है इधर भी है, बाहर लिखा जा सकता है, कॉमन में से कॉमन आता है ना, यहाँ पर देखें 2 दोनों में है तो कॉमन लिख लिया। x² और x मतलब x मिनिमम पावर 1 के साथ है, तो इसका मतलब x भी बाहर आता है, x की छोटी पावर बाहर लेनी है, तो x पावर छोटी 1 है तो ये भी बाहर लिख ली, तो 2x और 2 बाहर चला गया, x² में से एक x बाहर चला गया तो एक x रह जाएगा, x + y, यहाँ 2 भी चला गया x भी चला गया तो y रह गया, तो 2x × x + y 2x + 1 इस केस में रिजल्ट आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है कि सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। आइए -3x इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया 3x + 3x, तो 3 और 3 कितना होता है 6x, विच इज इक्वल टू 72। अब 6 जो है इधर आके डिवाइड होगा, तो 7 के साथ जब इस 70 करें डिवाइड, तो 6 1 ज़ार 6, 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 12 बनेगा, तो 6 2 ज़ार 12, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा 12, ठीक है। तो इस केस में इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा 12। अब बात कर लेते हैं अपने सेकंड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम है, हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे और इसको इधर शिफ्ट कर देंगे, वेरिएबल को एक साइड पे और नंबर्स को एक साइड पे, तो ये उधर जाके माइनस का, ये भी उधर जाके माइनस का, तो 6 में से x निकल जाएगा और 23 में से -3 हो जाएगा, तो 6 - x तो 5 आ गया, 23 - 3 विच इज इक्वल टू 20। अब 5 डिवाइड कर लेंगे तो 5 4 ज़ार 20, तो x विच इज इक्वल टू 4। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम ही है, हम क्या करेंगे,
नंबर्स को एक साइड पे और वेरिएबल्स को एक साइड पे। ये तो नेगेटिव का है, इधर जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का। ठीक है, तो अब 28 में से 17 माइनस कर दिया और यहाँ पर हम नेगेटिव को इधर लेके गए तो प्लस का हो गया, तो 3x प्लस एक्स 4x हो गया और 28 में 17 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब चूँकि 4 हमें यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं चाहिए, इधर करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 11 पे जाके 4 डिवाइड होगा और यहाँ से x रेज हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू 11/4 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम है, हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे, ब्रैकेट को ख़त्म करते वक्त इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 4 जार 12, 3 का x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, 5 का 10 से 50 और 5 के x से 5, जस्ट 5 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया और 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया और दोनों के साथ, क्योंकि ब्रैकेट को ख़त्म करते वक्त दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब वही सिचुएशन हम क्या करेंगे शिफ्ट कर लेंगे, इसको इधर शिफ्ट कर दिया और इसको इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 3x 5x उधर आया तो माइनस का हो गया, ये 12 उधर गया तो माइनस का हो गया, तो 50 में से माइनस होगा 12 और यहाँ पर 3x में से -5 होगा, क्योंकि ये इधर जाके आया तो माइनस का और ये इधर आया तो माइनस का। बड़े का सिंबल 5 में से 3 जाएगा तो 2 विच इज़ इक्वल टू, आप क्या करेंगे 50 में से 12 निकालेंगे तो 38 आएगा। अब ये नेगेटिव का 2 इधर आके डिवाइड, सो 2 4 यहाँ पर कितना आ जाएगा 19, ठीक है, तो 2 1 जार 2 एंड 2 9 जार 18, तो x विच इज इक्वल टू नेगेटिव का 19 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें 15 का 4 से मल्टीपल, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, और 3 डॉट इंटू ये वेरिएबल, ठीक है, तो इसमें डॉट ना भी लगाएं, जब आप ब्रैकेट लगा लेते हो तो डॉट लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर लगा लें तो कोई मसला नहीं है, अगर ना भी लगाएं तो भी कोई मसला नहीं है। 3 जो है वो इसके साथ और 15 इसके साथ, तो 15 का 4 से होता है 60, 15 4 ज़ा 60, अदरवाइज मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 3 के x से 3x, 3 का 10 से 30 मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 30 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 3x, ऐसा ही है ना, ये इधर जाके माइनस का होगा, तो मैं 3x को पहले लिख लेता हूँ और 60 माइनस 30 कर लेता हूँ, क्योंकि वेरिएबल को हम इस साइड पे देखना चाह रहे हैं तो हम वेरिएबल को इधर लिख लेते हैं, लेकिन ये इधर जाके होगा क्या माइनस का, तो 30 में से 60 में से 30 जाएगा तो 30 आएगा। अब 3 इधर डिवाइड कर देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 10 जार 30, तो x विच इज इक्वल टू 10। अब हम बात कर लेते हैं अपने सिक्स पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम है, सबसे पहले हम फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। अब फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो या आप एलसीएम ले लो, तो मैंने एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब देखें यहाँ अगर हम डिनोमिनेटर में 6 बनाना चाहते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऐसा ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और ये 2 ऊपर आ जाएगा, तो यही लिखा है मैंने 2 इंटू एक्स माइनस 1 और इसको मैंने 6 कर दिया, 2 3 जार 6, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब 6 इसका भी डिवाइडर है, इसका भी डिवाइडर है, तो 6 दोनों का डिवाइडर है, इसका मतलब ऊपर वाले अपर में ऐड हो जाएंगे। और अगर हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करें तो 2x और 2 2 जार 4, तो 2x माइनस 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया जो कि 2x माइनस 4 बना और प्लस 1 कर दिया, क्योंकि दोनों के डिवाइडर क्या हैं सेम है, तो हम एक ही डिवाइडर लिख के दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब -4x, माइनस का 4 है प्लस का 1, तो बड़े का सिंबल 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो 2x माइनस 3। अब दोनों का 6 है तो ये हटा देंगे, बाकी रह गया 2x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, माइनस 3 उधर जाके हो गया प्लस का, ठीक है। अब 5 प्लस 3 कितना होता है 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 को डिवाइड कर देंगे तो 2 4 जार 8, तो x विच इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि व्हेन 18 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6 टाइम अ सर्टेन नंबर, कि एक ख़ास नंबर को अगर हम 6 टाइम करें, मतलब उसका 6 से मल्टीप्लाई करें, तो उसके बाद अगर 18 को उससे माइनस किया जाए तो रिज़ल्ट क्या मिलता है, द रिज़ल्ट इज़ -42। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि वो नंबर जो है ना वो x है, लेट कर लिया, और उसका हमें 6 टाइम करना है, तो उसका मतलब 6x की बात हो रही है। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाए 18 को, तो माइनस कर लिया जी 18, ये बराबर कब आता है, उसका रिजल्ट मिलता है -42, ठीक है। एक खास नंबर जिसको 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, 18 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो रिजल्ट -42 आता है। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर आप सॉल्व कर लेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, -18 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, फिर 6 को डिवाइड करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा।
इसको प्रॉपर वे में देखें तो किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वो नंबर हम अजम्पशन में ले लेते हैं कि लेट द नंबर इज़ एक्स, कि वो नंबर क्या है, एक्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है वो हमने अभी बात की है, कंडीशन के हिसाब से ये हमारी इक्वेशन बनती है कि 6x माइनस से 18 करेंगे माइनस तो नेगेटिव 42 आता है। अब यहाँ पर ये माइनस का 18 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस का। अब 42 में से 18 माइनस करेंगे, बड़े का सिंबल आ जाएगा और यहाँ पर माइनस जब करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, 24 और 6 को क्या कर देते हैं डिवाइड, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 6 4 ज़ा 28, तो नेगेटिव 4 वो नंबर है जिसके बारे में ये बात हो रही है कि नेगेटिव 4 को बेसिकली 6 से मल्टीप्लाई किया जाए, फिर उसमें से माइनस को आप 18 माइनस फिर से करो तो आपको जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है -42। तो वो नंबर क्या है, वो नंबर है नेगेटिव का 4। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अ सर्टेन नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ, कि एक नंबर को खुद के ट्वाइस के साथ ऐड किया जाए। मतलब ये हुआ कि लेट कर लिया कि एक नंबर एक्स है, उसको ऐड किया जाए अपने ही ट्वाइस से, अपने ही डबल से। ठीक है, अ सर्टेन नंबर एडेड ट्वाइस टू इटसेल्फ, मतलब ये हुआ एक नंबर को ऐड किया अपने ही डबल के साथ, तो उस केस में जो रिजल्ट आए वो 96 आए। तो आपको नंबर बताना, इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x विच इज़ इक्वल टू 96, सो x विच इज़ इक्वल टू 96 बाय 3, सो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो 32 वो नंबर है। अब देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि वो नंबर क्या है, वो x है। लेट द नंबर इज x, देन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन एक नंबर और उसके डबल का जो सम है वो 96 है। तो अगर 96 है तो 3x विच इज इक्वल टू 96, सो x विच इज इक्वल टू 96 बाय 3, सो 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6, तो 32 वो नंबर है जिसके बारे में ये बात हो रही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको इन स्टेटमेंट की वजह से लीनियर इक्वेशंस को। तो वही सिचुएशन, सिर्फ आपको इस बार लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करते दे देनी है। तो क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 13, तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 13 है। तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज़ x, पहला नंबर क्या है x है, देन सेकंड नंबर क्या है y। ये हमारी अजम्पशन है, दो नंबर का डिफरेंस 13 है, तो एक को हमने x कह लिया, दूसरे को y कह लिया, तो उनका डिफरेंस तो मतलब x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 13। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 13, तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। बिल्कुल सिंपल सा काम है कि दो नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 13 है, तो एक नंबर को x दूसरे नंबर को y, तो डिफरेंस क्या है x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 13। अब हम बात कर लेते हैं इसके बी पार्ट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि आपके पास कोई भी दो डिजिट का नंबर है और उसमें से अगर हम बात करते हैं यूनिट डिजिट की, तो यूनिट डिजिट टेंस वाले डिजिट्स का 3 गुना है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि टू डिजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, अब टू डिजिट नंबर ऐसे तमाम नंबर्स जो 9 से बड़े और 100 से छोटे हैं वो टू डिजिट नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 की बात कर लेता हूँ, मैं 11 की बात कर लेता हूँ, 12 की बात कर लेता हूँ, 13 की। ये ऐसे नंबर हैं जो दो डिजिट से मिलकर बने हैं, तो इनको बोला जाता है टू डिजिट्स नंबर। ठीक है, टू डिजिट्स नंबर। मैं अगर 11 की बात करता हूँ, 12 की बात है, 13 की बात करता हूँ, तो लेट से मैं बात कर लेता हूँ कोई भी नंबर, लेट से 42 उठा लिया मैंने। अब अगर मैं बात करूँ तो ये वाला मेरा नंबर जो है, ये मेरा डिजिट है, ये दो डिजिट से मिलकर बनता है। ये जो डिजिट होता है ये वंस प्लेस डिजिट कहलाता है। ठीक है, वंस प्लेस डिजिट। और ये जो नंबर होता है मेरा, ये टेंस प्लेस डिजिट कहलाता है। ये वाला नंबर मेरा टेंस प्लेस डिजिट कहलाता है। अब वंस प्लेस और टेंस प्लेस की अगर हम बात करें तो वंस प्लेस को हम इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर आपको याद हो एक्सपेंडेड फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपेंड करते हैं वंस और टेंस की फॉर्म में। तो इसको हम तोड़ते हैं 40 प्लस 2, और फिर हम इसको तोड़ते हैं 4 इंटू 10 प्लस 2, 4 इंटू 10 प्लस 2, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है टेंस डिजिट, और ये होता है वंस डिजिट। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि मेरा जो टेंस डिजिट नंबर है, ठीक है, जो मेरा टेंस डिजिट नंबर है वो एक्स है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। अगर लेट कर लेते हैं कि हमारा जो टेंस का डिजिट है,
टेंस का डिजिट है वो x है और जो वंस का डिजिट है वो y है, तो 2 डिजिट नंबर कुछ इस तरह से नहीं लिखा जाएगा 10x प्लस वाई। ऐसा ही है, कोई भी डिजिट जब टेंस का डिजिट 2 डिजिट्स, यहाँ पर हमारा 2 डिजिट्स नंबर 2 डिजिट से मिलकर बनता है ना, अब उसमें से अगर हमें टेंस का भी पता चल जाए और वंस का भी पता चल जाए, हम ये कह दें कि टेंस का जो डिजिट है, लेट्स से मैं यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, टेंस डिजिट जो है वो हम कह दें कि वो x है, और वंस डिजिट जो है वंस डिजिट y है, तो इसका मतलब टेंस डिजिट को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेंस डिजिट हमारा पास 10x प्लस वंस डिजिट में हम y ऐड कर देंगे तो हमें 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा ना। ये इक्वेशन बनेगी। अकॉर्डिंग टू दिस हम कोई भी नंबर तोड़ के लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, लेट से मैं 55 की बात कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा 50 टाइम्स 10 प्लस 5। अगर मैं बात करता हूँ 62 की, तो मैं क्या लिखूँगा 6 टाइम 10 प्लस 2। ऐसा लिखा जा सकता है 10 टाइम्स डिजिट इंटू मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपके पास 10 टाइम डिजिट जो होता है मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस वो आपका वंस प्लेस। तो इस हिसाब से अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई ये जो नंबर है ये टेंस डिजिट पे आता है और ये जो नंबर है ये वंस डिजिट पे आता है, तो फिर तो 2 डिजिट नंबर इस तरह से ही लिखा जाएगा। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि भाई यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, यूनिट डिजिट आपका टेंस वाले डिजिट का 3 गुना है। तो यूनिट डिजिट हमारा y है, यूनिट डिजिट क्या है y है, और वो क्या है 3 गुना है दूसरे का। ठीक है, दूसरे का 3 गुना है, तो इसका मतलब कंडीशन हमें कहती है कि y बराबर है 3x के। ऐसा ही है, तो कंडीशन हमें क्या कह रही है कि y बराबर किसके है 3x के है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 10x प्लस का 3x, कि y की कंडीशन जो हमने कंडीशन के हिसाब से हमें वैल्यू मिल रही है वो है 3x, तो हम इन दोनों को मिला के लिखें तो 13x, तो वो नंबर हमारा बनता है 13x। कि अगर हमारा कोई भी 2 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट के नंबर में से अगर फर्स्ट प्लेस पे आने वाला जो डिजिट है वो टेंस प्लेस वाले आने वाले डिजिट का 3 गुना है, तो फिर उस केस में आपको उसकी इक्वेशन राइट करनी है। तो इक्वेशन क्या बनती है? इक्वेशन बनती है हमारे पास 13x। तो वो नंबर हम 13x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से ही हमारे पास ये सवाल होगा। क्या कह रहा है? हम ये कहते हैं कि लेट जो हमारा वंस प्लेस पे डिजिट आ रहा है वो है y, और टेंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो है x। ठीक है, वंस प्लेस पे डिजिट क्या है y, टेंस प्लेस पे x, देन 2 डिजिट नंबर इज रिटन एज। तो 2 डिजिट नंबर अभी हमने बात की है कि 10 टाइम्स जो आपका टेंस प्लेस पे आ रहा है वो टेंस प्लेस पे आ रहा है x। ऐसा ही है, 10 इंटू टेंस प्लेस का डिजिट, और यहाँ पर प्लस किया जाता है वंस प्लेस का डिजिट। तो वंस प्लेस का डिजिट 10 वाई है और टेंस प्लेस का डिजिट आपके पास x है, तो 10x प्लस वाई 2 डिजिट नंबर ऐसे ही लिखा जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन हमें कहती है कि जो आपका वंस प्लेस का डिजिट है और जो टेंस प्लेस का डिजिट है उनमें इस तरह से है कि जो वंस प्लेस पे आ रहा है वो टेंस प्लेस का 3 गुना है। तो वंस प्लेस पे आ रहा है y, तो y इक्वल है 3x के। ठीक है, यही कंडीशन है। अब इस कंडीशन को, ये जो y की वैल्यू मैं अगर यहाँ सब्सिट्यूट करता हूँ, जो मैंने यहाँ से ली है, जो कंडीशन से मुझे मिली है, मैं यहाँ सब्सिट्यूट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा अपना रिक्वायर्ड नंबर। इफ़ वी सब्सिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y, देन 10x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 13x। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है 13x, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 13x। तो वो नंबर जो है वो 13x है। आप अपनी मर्जी से कोई नंबर ले लें। फॉर एग्जांपल मैं नंबर x की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ 1, तो चेक भी करता हूँ कि ऐसा है, x को मैं 1 पुट कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा 13 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 13। तो आप देख लें इसका जो वंस प्लेस पे डिजिट आ रहा है, वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, इधर क्या है टेंस प्लेस, यहाँ पर टेंस प्लेस, ये देखें 13 क्या है 1 का 3 गुना है। ऐसा ही है ना, आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो कितना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब 3 जो बनता है। इन द सेम केस मैं 2 की भी बात करता हूँ, मैं x को 2 पुट कर देता हूँ 13 टू 2, तो ये कितना बनता है 2 1 ज़र 2 एंड 2 3 ज़र 6। तो ये देखें 2 जो है
यहाँ पर 2 की अगर हम बात करें तो 2 को 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना, तो अभी भी 3 गुना है। तो मतलब ये हुआ कि हमारी कंडीशन क्या बनती है, हमारी कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि ऐसे नंबर्स में हम 13 इंटू हमारे पास 3 कर लेते हैं, तो 3 3 ज़ार, अब 3 3 ज़ार यहाँ पर 3 1 ज़ार 3 एंड 3 3 ज़ार 9। तो अब भी यही सिचुएशन है कि ये जो 3 है ये 9 का 3 गुना है। तो कंडीशन हमारी पूरी हो रही है कि हमने भी यही करना था कि हमने एक ऐसी सिचुएशन बनानी थी जिसमें हमारा टेंस प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस प्लेस का डिजिट अब जो हमारे वंस प्लेस वाले डिजिट का है, बेसिकली यहाँ पर आप देखें कि क्या कहा उसने, यूनिट डिजिट जो वन प्लेस पे डिजिट आ रहा है वो टेंस का 3 गुना है। तो वंस प्लेस पे जो आ रहा है वो टेंस का 3 गुना है। तो आप देख सकते हैं कि ये वंस पे जो भी आ रहा है, वंस पे 9 आ रहा है तो ये इसका 3 गुना है। ठीक है, इन द सेम केस ये आ रहा है तो ये इसका 3 गुना है। 13 तो ये इसका क्या है, 3 गुना है। तो जो हमने कहा था हमें मिल गया। लेकिन अगर हम बुक के आंसर की बात करें तो यहाँ पर आंसर कुछ और ही है। यहाँ पर लिखा हुआ 12x। मुझे समझ नहीं आती कि 12x लिखने की रीज़न क्या है। यहाँ पर देखें इसका आंसर उसने 12x लिखा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अगर हम 12x को मान के चलें कि लेट से हमने मान लिया कि ये 12x सही है, अगर 12x सही है तो 12 इंटू 1 करूँगा तो 12 आएगा। तो 2 1 का 3 गुना नहीं है बल्कि 2 गुना है। ठीक है ना, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके हम, इन द सेम केस अगर मैं 2 करूँगा तो ये 2 गुना मतलब 2 टाइम्स बनेगा, ना कि 3 टाइम्स। तो हमारी कंडीशन 2 टाइम्स नहीं है बल्कि 3 टाइम्स है। तो 3 टाइम के लिए 12x नहीं बल्कि 13x बेसिकली ओवर हमारे पास जो बनता है 13x हमारा रिजल्ट बनता है। इसका सही ऑप्शन मुझे जो लगता है वो 13x और एग्जैक्टली बनता भी यही है, 12x नहीं बनता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट और एक्सिस वेयर इज इट इज़ लोकेटेड। आपने इन पॉइंट्स के बारे में बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं और कौन से एक्सिस पे लाई करते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर इसके रिलेटेड जो है एक्सरसाइज जो थी 2.12 उसके पहले 10 से 12 मिनट की वीडियो देख लें तो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो बेसिक टर्म्स हैं वो मैंने अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप उसको देख लेंगे तो ये आपको समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बाकी मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, अगर नहीं समझ में आती कोई चीज़ तो आप 2.12 के पहले जो 15 मिनट्स हैं, 15 to 20 मिनट्स, वो आप देख लें तो ग्राफ के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो दूर हो सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने इस पार्ट की तरफ। क्वेश्चन उसने ये कहा कि आप इसका क्वाड्रेंट बताएं और इसके एक्सेस बताएं। अब एक्सेस हम जानते हैं कि हमारे पास ओवरऑल 2 एक्सेस होते हैं। अब 2 एक्सेस में जिसमें एक एक्सेस को बोलते हैं एक्स एक्सेस और दूसरे को बोलते हैं वाई एक्सेस। ये वाली जो लाइन होती है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस लाइन, ये वाली लाइन एक्स एक्सेस लाइन कहलाती है और ये हमारी वाई एक्सेस लाइन कहलाती है। ठीक है, ये वाली लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, वाई एक्सेस लाइन कहलाती है। अब ये लाइंस भी दो पार्ट्स में मजीद डिवाइड होती हैं, एक पॉजिटिव एक्स एक्स बन जाती है और एक नेगेटिव एक्स एक्सेस। यहाँ पर देखें, यहाँ से इधर वाला सारा पार्ट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव होता है, यहाँ से इधर ये सारा पॉजिटिव का होता है, ये सारा नेगेटिव का होता है। इन द सेम केस अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस में ऊपर वाला सारा पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। तो इस तरह से 4 हिस्से बनते हैं। अब ये हो गया एक्सेस, ये वाई एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के दो पार्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इन द सेम केस वाई एक्सेस के भी दो पार्ट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ऐसा करने से 4 हिस्से बन जाते हैं हमारे ग्राफ के। तो इसलिए हम इस हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसके 4 हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, ये 4 हिस्से 4 क्वाड्रेंट कहलाते हैं। अब उसने ये कहा कि आप क्या करो, अब पॉइंट्स की लोकेशन को देखो और एक्सेस के बारे में या क्वाड्रेंट के बारे में बताओ कि कहाँ पे वो लाई करते हैं। अब जब भी कोई नंबर देखा जाता है तो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है। ऑर्डर पेयर का मतलब होता है कि ये इस तरतीब में होता है जिसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और दूसरा पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो वाई को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स 9 है और वाई 2 है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट एक्स 9 है और दूसरा क्या है, दूसरा बेसिकली 2 है। तो एक्स 9, एक्स एक्सिस पे 9 को तलाश करना, एक्स एक्सिस पे किसको तलाश करना है, 9 को। तो एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस की मैंने अभी बात की है, ये एक्स एक्सिस है और इस पे जो 9 खड़ा है वो ये है। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा
9 है जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस 9, y2, तो y2 तो y कहाँ, ये y एक्सिस लाइन है और y का 2 है तो पॉजिटिव है तो हम ऊपर देखेंगे, अगर y पॉजिटिव है तो ऊपर देखेंगे, नेगेटिव है तो यहाँ। तो ये दूसरा नंबर जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये दोनों कहाँ पे आके मिल रहे हैं, ये देखें, ये लाइन जा रही है ऊपर और ये लाइन आ रही है इधर से, इनकी जो इंटरसेक्शन है वो ये है कि इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, ठीक है, किस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट की। तो आपने क्या करना है, इधर आपने लिख देना है L इंटू -9, 2। तो ये आपने पॉइंट, आपने ग्राफ ड्रा करके ये आपने मार्क कर लेना है और फिर आपने बताना है कि ये क्या है भाई, ये सेकंड क्वाड्रेंट, अभी हमने बात की ना, ये कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो बस इतना ही आपने क्या करना है, आपने इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देना। ये सब कुछ मैंने जो किया ये नहीं करना, ठीक है, ये सब कुछ जस्ट आपको बताने के लिए था, ये सब कुछ हटा दें। आपका ग्राफ में क्या होगा, ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने मार्क कर दिया और पॉइंट मार्क करने के बाद आपने बता दिया कि ये एल जो पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, ये एल पॉइंट -9, 2 ये इस पॉइंट पे लाई करता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो बस इतना ही, आपने पॉइंट को मार्क करके आपने बता देना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में। आप चाहें तो इस लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं और आपका ग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इनको अलग अलग बनाने की बजाय आप एक पॉइंट पे बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर हम बना रहे हैं ना, तो इसी के साथ हम बाकी पॉइंट्स को भी एक ही ग्राफ पे बना सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। सेकंड है कि M4 एंड यहाँ पर 7, इसका मतलब X4 कहाँ खड़ा है, ये एक्स एक्सिस की लाइन है और 4 खड़ा है यहाँ पे। इस लाइन पे आपको पहला नंबर इस लाइन पे देखना है जो कि एक्स एक्सिस लाइन कहलाती है, और दूसरा नंबर आपको यहाँ पे देखना है, दूसरा नंबर 7 है जो कि यहाँ खड़ा है। तो ये यहाँ कहाँ पे मिलते हैं, अगर मैं यहाँ से चलूँ तो ये 7 की पहुँचेगा यहाँ पे, ये देख लें यहाँ से, ये देखें। तो ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, M × 4 7, कुछ ऐसा है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आप नंबर भी, आप पॉइंट भी आपने मार्क कर दिया और आपने क्वाड्रेंट भी बता दिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बस आपने इतना ही काम करना, नंबर पॉइंट मार्क करके आपने लिख देना है कि ये कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड, यहाँ पर थर्ड की बात कर लेते हैं। तो n जो है वो 8 और -1, तो कोई मसला नहीं है। n 8, तो ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे 8 खड़ा है, ये -1, तो -1 खड़ा है ये, तो यहाँ पर जो मैंने पॉइंट लगाए हैं ये वही पॉइंट है, क्योंकि आप देख सकते हैं 8 यहाँ पे और -1 यहाँ पे, तो जब मिलेंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, n × 8 नेगेटिव यहाँ पे 1, तो ये आपका क्वाड्रेंट यहाँ पर। तो आपका कौन सा, ये चौथा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट आप इसको मार्क कर देंगे। आप क्या लिखेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट लिख देंगे और इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, ये चौथा क्वाड्रेंट है और पॉइंट हमारा यहाँ पे लाई करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, कि आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाएं। आज जब भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाने को कहा जाएगा तो आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन एक वेरिएबल की है या दो वेरिएबल्स की है। अगर एक वेरिएबल की है तो फिर तो बहुत अच्छा है, आसान सा ग्राफ बनता है। अगर दो वेरिएबल्स का है तो उसका और प्रोसीजर है। पहले हम बात कर लेते हैं ये जो हमारे पास एक वेरिएबल के साथ, आप देखेंगे एक ऐसी इक्वेशन है जो कि वन वेरिएबल के साथ है। सबसे पहले हम इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हम वेरिएबल को वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो ये +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 8 में से 1 जाएगा तो 7, एक्स विच इज इक्वल टू 7, ये हमारे पास बनेगा एक्स विच इज इक्वल टू 7। अब वाई कोई नहीं है, मतलब वाई का एक्स के साथ कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब x7 जो है, x7 आपने एक्स एक्सेस पे 7 पॉइंट तलाश करना है। एक्स एक्सेस पे क्या करना है, 7 पॉइंट को तलाश करना है। लेट से आपने कर लिया, ये एक्स एक्सेस है और ये आपने 7 पॉइंट तलाश कर लिया, ये 7 पॉइंट है ना। अब इस 7 पॉइंट से जो लाइन पास हो रही है उसी लाइन पे आप एक अपनी लाइन ड्रा कर दें स्केल की मदद से, ठीक है ना। मैं चूँकि बाय हैंड कर रहा हूँ तो उसके लिए आपको घबराना नहीं है, अदरवाइज़ आपने क्या करना है,
इसी पे एक लाइन ड्रा कर देनी है और एरो लगा देने हैं, और इसका मतलब है कि ये चल रही है, कहीं रुक नहीं रही है। और इसके साथ आपने लिख लेना है कि ये क्या है, एक्स विच इज़ इक्वल टू क्या है, एक्स विच इज़ इक्वल टू 7। बस इतना ही काम है, इससे ज़्यादा काम आपने नहीं करना, ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना। अगर एक्स एक्सेस, अगर वो वैल्यू एक्स की है तो एक्स वाला पॉइंट पे देख के वो वैल्यू लिख के उसमें से जो लाइन पास हो रही है आपने वो से गुजार देनी है। ठीक है, बिल्कुल सेम सिचुएशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ कि इधर ग्राफ अगर मैं ड्रा करूँ, ये देखिए कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लाइन एक्स विच इज इक्वल टू 7 और 7 से पास हो रही है, और इस तरह से आपने एरोज लाजमी लगाने हैं। ठीक है, एरोज लाजमी लगाने हैं, और बिल्कुल इतना ही काम है, इससे ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड की बात करें तो सिचुएशन यहाँ भी वही है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करो, y6 जो है जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे वो ले लो। y6 खड़ा है यहाँ पे, ये y एक्सिस है और ये 6 है, तो इसमें से जो लाइन पास हो रही है आपने इधर क्या कर देना, इधर भी क्या कर देना, वही सिचुएशन। एक स्ट्रेट लाइन इसमें से आपने पास कर देनी है और एरो लगा देने। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम आपने नहीं करना, तो आपने लिख लेना है y विच इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने साथ साथ सोल्यूशन भी रेडी किया होता है, तो कुछ इस तरह से ये देखें, इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरह से देखने को मिलेगा। बस इससे ज़्यादा आपने कुछ भी नहीं जोड़ना, वैल्यूज़ लेने की ज़रूरत नहीं। जब आपको एक अननोन की, एक वेरिएबल की दे दी जाए, तो आपने दूसरे को नहीं देखना, बस उसी में से जो लाइन पास हो रही है उसी में से लाइन पास करके y 6 कर देना है। थर्ड की बात करें तो सिचुएशन यहाँ भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले हम वन वेरिएबल को सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो y इज इक्वल टू, ये -3 उधर जाके प्लस का, तो 10 हो गया। तो y10, तो y10 तलाश करना, उसमें से जो लाइन पास हो रही है उसी में से आपने भी लाइन पास कर देनी है। तो y10 आपने ये कर दिया, और यहाँ से आपने क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन से पास कर देना और एरोस लगा देने, और आपने लास्ट में लिख देना y विच इज़ इक्वल टू 10। अब ये ऊपर लिखे नीचे लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा ग्राफ बनेगा। इसके ज़्यादा अगर आप डिटेल में चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, अगर आप इसकी ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो फिर वो 12 यहाँ पर 2.12 को विज़िट कर सकते हैं। उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहानी चल क्या रही है। अब हम बात कर लेते हैं अपने फोर्थ पार्ट की। सिचुएशन यहाँ भी सेम है। आपने x इज इक्वल टू -5 लेना है, तो -5 जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है y एक्सेस पे, सॉरी x एक्सेस पे, वहाँ पे आप लाइन पास कर दें, तो ये आपके पास x विच इज इक्वल टू, ये x एक्सेस है, -5 नज़र आ रहा है यहाँ पे, तो आपने एक लाइन ड्रा कर देनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती हुई गुजर जाए। अब लाइन छोटी लगानी है बड़ी लगानी है मैटर नहीं करता, जहाँ तक आपका दिल करे आप कर सकते हो। तो x विच इज इक्वल टू -5। और अगर हम इसका देखें कि ये कैसी हमें देखने को मिलेगी, तो इसको हम देख सकते हैं, ये देखें, ये कुछ इस तरह से हमें आप देखने को मिलेगी। तो छोटी बड़ी लाइन मैटर नहीं करती है, आपने लाइन को एरोस लगा दिए ना, तो वो काफ़ी है। एरोस का मतलब है कि ये रुक नहीं रही है, चल रही है, तो इसका मतलब आपका ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि आपने देखना है कि आया वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के साथ है या टू वेरिएबल के साथ। अगर वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के साथ है तो फिर आपने एक एक फॉर्म इससे बनानी है जिसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो होती है y विच इज़ इक्वल टू mx प्लस सी। ऐसी फॉर्म बनानी है। ऐसी फॉर्म का मतलब है आपने y को अलग करना है। आपने क्या करना है, y को अलग और बाकी सबको अलग करना है। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पर ये भी दो वेरिएबल पर मुश्तमिल है, तो फिर हम पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा हम पहले करते हैं, ये 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कर दिया जी। ये 2 उधर जाके -2x, तो हमने x को लिखना पहले ही है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है तो x को हम पहले लिखेंगे, तो -2x। अब 4 चूँकि हमने यहाँ नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, 4 को डिवाइड। तो 4 को जब हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पर एक एक स्टेप में अगर बढ़ा लूँ, यहाँ पे आपको अगर थोड़ा शॉर्ट लग रहा है तो ये आप ऐसे कर सकते हैं कि -2/4 x प्लस 8/4। जब हम 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार, तो यही नहीं आएगा आपके पास -1/2x प्लस 2। तो कटिंग करने के बाद आप ये स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपके अपना डिपेंड है कि 4 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो 2 2 से कट जाएगा, -1/2 इसके साथ आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। ऐसे सिंपल सा। अब ऐसी सिचुएशन जब बन जाए तो आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं।
ठीक है, क्या लेने हैं? 3 पॉइंट्स। एक तो पॉइंट लेना है आपको नज़र, यहाँ पर सेंटर में 0 लिखना है, क्या करना है? 0। और ये पॉइंट जो आपने लिखा है ये आपने इसके नीचे लिखना, हर बार ऐसे ही है। ये जो आपका नंबर आएगा, जो भी नंबर आएगा उसको आपने y के, यहाँ पर आपने पहले केस में x और नीचे केस y, मतलब ये वैल्यूज़ x की हैं और ये वैल्यूज़ y की हैं, 0। और ये जो नंबर यहाँ पे इधर हर बार 0 ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, 0। और आपने इसके साथ जो ये खड़ा है वो आपने राइट कर लेना, अदरवाइज आप x को 0 पुट करेंगे तो यही मिलेगा, लेकिन वो आप पुट करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो फॉर्म जनरेट किया वो आपको हर बार ऐसे मिलेगा। अब 2 पॉइंट आपको चाहिए, एक पॉइंट आपने नेगेटिव का लेना है, एक पॉजिटिव का। अगर यहाँ पे फ्रैक्शन है तो इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू को इसको लेना है, 2 को लेना है या 2 का मल्टीपल लेना है, ठीक है। यहाँ x 2 ले सकते हो या 2 का मल्टीपल। 2 लेंगे ना तो बहुत छोटी नंबर, क्लोज नंबर वैल्यूज़ आती है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है तो बहुत क्लोज वैल्यूज़ आती हैं, तो ग्राफ हमारा बिल्कुल छोटा सा बनेगा। तो मैंने 2 को लेने की बजाय 4 ले लिया, ठीक है। 2 को लेने की बजाय 2 ले लें या 2 का कोई मल्टीपल, क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन हम चाहते हैं ख़त्म हो जाए। फ्रैक्शन जब यहाँ आएगी तो हमें फ्रैक्शन कैसे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इस फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए x की वैल्यू या तो 2 लेते हैं या 2 का मल्टीपल। अब 2 का मल्टीपल पहला कितना होता है? 4 की बात करें, यहाँ पर 2 के बाद 4 आता है, तो मैं क्या करूँगा, x को 4 ले लूँगा, पॉजिटिव का भी नेगेटिव का। अगर मैं x को नेगेटिव 4 लेता हूँ, ये आपका रफ पार्ट होता है, अगर आप चाहें तो इसको जो आंसर में शामिल कर सकते हैं, अदरवाइज ना करें तो कोई मसला नहीं है। x विच इज़ इक्वल टू नेगेटिव 4 पुट किया जाए तो ये इक्वेशन हमें क्या देती है? y -1/2 इंटू -4। तो नेगेटिव 2 2 ज़ार 4 + 2, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 1 ज़ार 2, तो 2 + 2 ऐसा ही है। 2 + 2 कितना होता है? 4। अगर हम -4x लेंगे तो y हमें मिलेगा 4, ऐसा ही है भाई। इस इक्वेशन में x को -4 पुट कर दो और सॉल्व कर लो, जो रिजल्ट आता है वो इसके नीचे। -4 पुट करने से हमें क्या आंसर मिला? पॉजिटिव का 4। इन द सेम केस हम 4 पुट कर लेते हैं। जब हम 4 पुट करेंगे यहाँ पर, इसी को अगर हम चेंज कर लें, यहाँ पर चलो लिख लेते हैं नीचे, ये मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर अगर पुट कर लेता हूँ, क्या y हमारा आएगा -1/2 इंटू 4 + 2, तो 2 2 से कट जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो -2 +2 विच इज़ इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4 पुट करूँगा तो मुझे आंसर मिलेगा 0। तो ये मेरा टेबल बन गया। अब इन टेबल्स की मदद से या मैं इनके पॉइंट्स ड्रा करूँगा। अब मैं पॉइंट्स अपनी मर्ज़ी से ले सकता हूँ, मैंने -2 भी, -2 और +2 भी ले सकता था, मैं 6 -6 पॉजिटिव का 6 भी ले सकता था, -8 पॉजिटिव का 8 भी ले सकता, लेकिन वो लेने से ग्राफ बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे बेहतर है कि आप इसके करीब करीब रहें। तो पहला पॉइंट हमारा है -4 +4, यही पॉइंट है ना हमारा, -4 +4। अब -4 और +4 कहाँ होता है? x -4 y +4, तो ये देखिए x -4 ये है, y +4 ये है, तो इसका पॉइंट यहाँ पे बनेगा ना, x -4 यहाँ, y +4 यहाँ, तो ये मिल मिला के यहाँ पर पॉइंट बनेगा। आपने बस पॉइंट को मार्क कर देना, लिखना नहीं है कि कौन सा पॉइंट है। अब 0 और 2, x0 y2, x0 यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, और y2 यहाँ पे है, तो दूसरा पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जी यहाँ पे नेक्स्ट, x4 और y0, x4 और y0, तो यहाँ पर x4 है, y0, तो y0 इस हर पॉइंट, इस पूरी लाइन पे y0 होता है, इस पूरी लाइन पे x0 होता है। तो ये अब हम क्या करेंगे, ये 3 पॉइंट्स हमने ड्रा कर लिए, फिर हम इन 3 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन कर लेंगे और हमारा ग्राफ हो जाएगा रेडी, ऐसे करके जैसा कि हम पहले कर रहे हैं। अब चाहें तो इस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, स्केल की मदद से कर रहे हैं ना, तो स्केल को जितना बड़ा कर देंगे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप बड़े वाली लाइन कीजिए, तो ये तो आपको लाइन नहीं नज़र आ रही होगी, कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। तो अगर इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा देख लें, जो हमने पॉइंट्स मार्क किए थे वही है ना, ये -4 और +4, ये पॉइंट हमारा यही है, ये 2 0 वाला ये पॉइंट है, और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो इससे मैंने क्या है, एक लाइन खींच दी है, तो बिल्कुल देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं, क्योंकि वो बाय हैंड ड्रा कर रहे हैं तो इससे इशू हो जाता है।
आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जितनी बड़ी एक्सटेंड कर दें कोई मसला नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि भाई सही है क्या इसको आपने गलत कर दिया, ऐसा नहीं है। स्केल की मदद से एक्सटेंड करना है, हाथ से नहीं, हाथ से करते हैं तो फिर वो आगे पीछे हो जाता है, लेकिन स्केल की मदद से जितनी बड़ी एक्सटेंड करेंगे कोई मसला नहीं। आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बाहर में एरो जरूर लगाना है। एरो का मतलब है कि ये खुद ब खुद एक्सटेंड हो रही है, तो उसका मतलब एरो आपने हर केस में लगाने, कहीं पर भी एरो नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन गलत तस्वर होगा, सही नहीं होगा, चाहे आपने सही भी किया है तो। क्योंकि एरो का मतलब होता है कि ये स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये जनरल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये पर आपको चलती रहेंगे। सेम ही सिचुएशन यहाँ पे आपके पास आ रही है, ये भी आपके पास दो वेरिएबल्स के पास है, दो वेरिएबल्स में वही सिचुएशन, 3 एक्स उधर शिफ्ट करेंगे -3x हो जाएगा, ये 2 जब डिवाइड करेंगे तो -2 बाय या -3/2, और ये 12 जब इस पे 2 डिवाइड होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब वही सिचुएशन, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ज़ीरो और ये वाला पॉइंट जो कि कांस्टेंट है, तो 0 और 6 लिख लिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि ज़ीरो और इस पॉइंट को आपने हर बार सेंटर पे लिख लेना है, और बाकी अब यहाँ पर भी सिचुएशन क्या है, फ्रैक्शन में 2 आ रहा है तो यहाँ 2 या 2 का मल्टीपल, अब मैं 2 ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैं इसलिए 2 नहीं ले रहा था क्योंकि यहाँ पर ये नंबर बहुत थोड़ा था, मतलब यहाँ -1 था, तो -1 जो है वो इशू करता है, वो तो छोटी सी वैल्यू देता है। अब ये 3 है तो अब कोई मसला नहीं, अब मैं 2 ले सकता हूँ, पहले भी मैं 2 ले सकता था लेकिन वो छोटा सा ग्राफ बनता, ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं बनता, इसीलिए मैंने 2 नहीं लिया। आप ले सकते थे, प्रॉब्लम नहीं है कि ना लिया जाए, ले लिया जाए तो फिर गलत होगा, फिर वो ग्राफ बिल्कुल छोटा सा बनता है, ऐसे 3 पॉइंट्स पे ग्राफ, इतना सा हमारा ग्राफ बनता है ऐसे करके, तो फिर वो अजीब लगता है, इसीलिए मैंने पॉइंट्स को बढ़ाया था ताकि एक ग्राफ थोड़ा सा बड़ा दिखे, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, आप उनसे भी काम चला सकते हैं। अब मैं क्या लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ और +2, अगर मैं -2 लूँगा और +2 लूँगा, अब -2 लेता हूँ तो क्या आएगा, -3/2 इंटू -2 प्लस का 6, नेगेटिव 2 से कट जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा, 9। अब ये देख लें बहुत बड़ा नंबर बन गया, अगर मैं 4 लेता तो फिर तो ये और बड़ा हो जाना था, तो फिर तो हमारे ग्राफ पे नहीं आना था, फिर हमें लिए इशू हो जाता, तो इसलिए अब हम -2 ले सकते हैं, ठीक है, -2 ले लिया। अब +2 भी ले लेते हैं, तो -3/2 इंटू 2 प्लस का 6, तो 2 से कट गया तो -3 पॉजिटिव का 6 विच इज़ इक्वल टू 3, तो -2 लेने से 9 मिला, और यहाँ पर आपके पास ये 3 है, और यहाँ पर आपके पास 2 लेने से 3 मिला, ये 3 पॉइंट्स आ गए। ये जैसा कि मैंने पहले कहा कि रफ पार्ट है, अगर आप शामिल करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अगर आपने टेबल कंप्लीट कर लिया ना तो टेबल से ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है। टेबल इस चीज़ की क्या निशानदेही करता है कि अगर आपने टेबल बनाया है तो इसका मतलब ये आपने कहीं ना कहीं से सॉल्व करके ही टेबल बनाया, ऐसे टेबल नहीं बनता है, टेबल डायरेक्ट वैल्यू से नहीं बनता है, आप कैलकुलेट करके टेबल लेके आए हो। अब अगर आप कैलकुलेशन शो करवाना चाहते हो तो करवा दो, नहीं करवाना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इसको हटा भी सकते हो, अपने क्वेश्चन का पार्ट बना भी सकते हो, मैटर नहीं करता, ठीक है, लेकिन टेबल जो है वो लाजमी आपने राइट करना है, टेबल आपने शो करवाना। अब पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, x-2 और y9, x-2 है ये, y9 है ये, तो इसका मतलब ये हो गया ये पॉइंट, ये -2 और y9 ये पॉइंट, अच्छा x0 y6 ये पॉइंट, x0 इस पे होता है, इस लाइन पे x0 होता है, y6, ठीक है। अब x2 और y3, x2 एंड y3 ये x2 एंड y3, तो ये आप इसको मिला दो, तो ये आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसा है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर बिल्कुल सही है जो हमने यहाँ पर किया, ठीक है, तो इस तरह से आपका ये ग्राफ जो है वो रेडी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y ऑफ पॉइंट्स f g एंड h ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। आपको ग्राफ दिया है, आपने जस्ट पॉइंट्स मार्क करने हैं कि कौन कौन सा पॉइंट कैसे कैसे आता है। अब देखें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं f की। f खड़ा है ये, ठीक है, f ये खड़ा, एफ एक्स ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में -3 के साथ खड़ा है, तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, -3। y के सामने बात करें तो ये 3, तो ये पॉइंट है, x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +3। इन द सेम केस g की बात कर लेते हैं, तो g जो है वो कहाँ खड़ा है, ये
एक्स एक्सिस में, यहाँ एक्स एक्सिस क्या होता है 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि जी तो क्या है 0, एक्स एक्सिस क्या है 0 और वाई 1 है। ओके, एच की बात कर लेते हैं, तो एच ये खड़ा है। अब एच एक्स एक्सिस में 3 के साथ खड़ा है, तो ये हो गया 3, और यहाँ पर वाई एक्सिस में -1 के साथ है। आपने देखना है ना, जैसे ये एक्स एक्सिस किसके साथ है, एक्स एक्सिस में 3 के सामने, वाई एक्सिस में -1 के सामने, इस तरह से। तो बस इतना ही काम है। अब अगर चाहें तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, एफ -3 +3, आप ये लिख सकते हैं कि पॉइंट्स आपके पास क्या है, एफ -3 +3, एफ जी आपका 0 और 1 था, ये 2 था, चेक कर लेते हैं, 0 1 था, 0 1 ही था। और यहाँ पर एच की बात करें तो वो था 3 और -1। बस इतना ही काम है, आपने जस्ट पॉइंट्स के बारे में बताना है कि कौन से पॉइंट्स हैं और कहाँ पे लाई कर रहे हैं, वो आपने देख के बता देना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है, रिकॉग्नाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, कि कौन सी इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी इक्वेशन वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट। सबसे पहले देखें हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होती है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और जो वाई एक्सिस से पैरेलल होती है उसको हम वर्टिकल लाइन। फॉर एग्जांपल हमारा ग्राफ है ये, ठीक है, ये हमारा ग्राफ है, मतलब जो हमारा एक्स एक्सिस होते हैं वो, और हमने कोई ग्राफ बनाया और वो ग्राफ इस तरह से बन गया। तो ये जो ग्राफ बना है ये एक्स एक्सिस होता है ना, तो ये एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो ऐसा ग्राफ जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल। और अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई ग्राफ बनाया और वो ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल हो गया, ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जाए तो उस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। शॉर्ट की बात करूं तो अगर हमें बात करूं, अगर हमें x की वैल्यू मिले, x की कोई वैल्यू मिले, तो x की वैल्यू क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है, ठीक है। x की कोई वैल्यू मिले तो क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन कहलाती है। और अगर हमें y की कोई वैल्यू मिले, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर y वेरिएबल है तो y की वैल्यू मिलने वाली है, तो ये क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। और अगर आपको x की वैल्यू मिले तो वो क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन। अब यहाँ पर ये काम होता है कि अगर आप वैल्यू निकाल के जस्ट बता दें कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, काफ़ी है, इनफ है। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वैल्यू निकाल के फिर आप उसका ग्राफ ड्रा करके दिखाएं कि भाई ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन मैंने कहा है और ये चीज़ ग्राफ से शो हो रही है। अगर आप शो करके दिखा दें तो वो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शो करके नहीं दिखाते, जस्ट आप ये कह देते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, तब भी काम चल सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपको जो क्वेश्चन मिला है वो कितने मार्क्स का है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन है तो फिर आप जस्ट ये कह सकते हो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, आप शो कर सकते हो क्योंकि एक्स की वैल्यू है, सो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, ये वाई की वैल्यू, ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। आप लॉजिकली उसको बात कर सकते हो, अदरवाइज आप ग्राफ से उसका शो करवा सकते हो कि ये लॉजिकल कैसे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। 3y -7x, -7 तो जाके हो जाएगा प्लस का, तो 88 में 7 ऐड होगा तो 95, 3 से डिवाइड होगा तो 95/3। और जब भी फ्रैक्शन आती है तो फ्रैक्शन को यहाँ पर y की वैल्यू आ गई ना, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो है, तो आप यहाँ पर लिखते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन। आप इसके लिख सकते हो क्या, हॉरिजॉन्टल लाइन, और आपका काम खत्म। अदरवाइज आप ग्राफ से शो करवाना चाहते हो तो फिर इसका ग्राफ ड्रा करो और शो करो कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो लेट से हमारे पास ये ग्राफ है और मैंने इसको शो किया, ठीक है, ये इसको शो किया। अब इसके लिए आप पॉइंट्स मेंशन ना करें, करें वो आपकी मर्जी है। इसके लिए आपका ज़रूरी नहीं होता कि आप इसका ग्राफ में पॉइंट्स मेंशन करके दिखाएं, इतना काम कर दें काफ़ी है। लेकिन ये भी कैसे करेंगे, अब कैसे हम 95/3 को कहाँ पे हम ड्रा करेंगे। और जब भी फ्रैक्शन आती है तो फिर आप नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पर देखें, अब 3 है तो अगर मैं 3 का गैप डाल के जाऊँगा तो 95 तक तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो इशू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर आप 10-10 का गैप डाल सकते हैं या फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करें ज़रा कितना बनता है,
अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितना बनता है, ये आपके पास 3 3 ज़ार 9, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ 95 डिवाइड कर देता हूँ 3 से, ठीक है। सो अगर मैं 3 पर डिवाइड करूँगा तो 3 3 ज़ार 9 एंड 5 आ गया, एंड 3 1 ज़ार 3, तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास 2 आ गया। तो इसको मैं अगर बात करूँ तो 31 2/3 मिक्स फ्रैक्शन ये बनेगी 31 2/3, ऐसा ही कुछ। तो अब भी 31 तक तो मैं नहीं जा सकता, तो मैं 10 10 का गैप डाल दूंगा। पहले क्या कर दूंगा, ये 10 पॉइंट, ये 20, और यहाँ पर हो गया 30, और ये हो गया 40। ऐसा ही है, 10 10 का गैप डाल के 30 से थोड़ा सा ऊपर करके लाइन खींच दूंगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट हमारा होगा। ये तो एक्यूरेट है क्योंकि मैंने इसमें एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, लेकिन आप क्या करें, आपका 31 2/3 है, तो आप 31 से थोड़ा सा ऊपर करके क्या कर दें, आप अपनी एक स्ट्रेट लाइन खींच दें, और ये क्या हो गई, रिप्रेजेंट। इन द सेम केस यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 10, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 20, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 30, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 40। और जैसा कि मैंने कहा कि ये पॉइंट्स मार्क करें ना करें ज़रूरी नहीं है, जस्ट आपने शो करवा देना होता है। एक एक आप एक्सेल ड्रा करके आप एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट शो करवा दें कि इस तरह से ये बनेगा। इन द सेम केस अगर यहाँ हम नंबर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन वो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जस्ट आपने अपना वर्क शो करवाना है कि ये भाई पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आती है इस वजह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका शो करवा सकते हैं, अदरवाइज़ आप रहने दें तब भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब अगर सेकंड को देखें तो सेकंड में सिचुएशन वही है, वन वेरिएबल है, एक्स है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये इधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा। सो 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x, और 11 + 8 19, 3 डिवाइड कर देंगे। x की वैल्यू है तो हम जानते हैं जब x की वैल्यू होती है तो वो क्या होती है, वर्टिकल लाइन। ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। आपके लिए ये आंसर इनफ है, अदरवाइज आप ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रा करें तो आप वो सारे पॉइंट्स बना लें। अब देखें, ये 19/3 फ्रैक्शन फिर आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर दो। तो 19 पे हम 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 6 = 18 1। तो इसकी अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखो तो 6 1/3। तो 6 के बाद अगर हम फर्स्ट पॉइंट, इस 6 के बाद अगर हम 3 पॉइंट्स बनाएं और तीसरे में से एक पॉइंट हम ले लें तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, अगर 6 के बाद मैं 3 पॉइंट्स, 3 हिस्से बना लूँ, एक हिस्सा ये और दूसरा ये, 3 हिस्से बन गए। अब 3 में से मैं पहला हिस्से पे लाइन पास कर दूँ, मतलब 6 से थोड़ा सा आगे करके एक लाइन अप्रॉक्सीमेट आप खींच सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा एक्यूरेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6 से थोड़ा सा आगे करके एक लाइन हमने खींच दी जो कि 19/3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरह से ये क्या है, ये वाई एक्सिस की पैरेलल, हम जानते हैं कि वाई एक्सिस पैरेलल लाइन क्या कहलाती है, वर्टिकल लाइन। तो अगर आप ग्राफ से शो करवा दें तो ठीक है, अदरवाइज़ जहाँ तक भी कर दें तो मेरे लिए मुझे लगता है कि ये इनफ है, ज़्यादा टेंशन नहीं है। अदरवाइज़ ग्राफ से कर देंगे तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है, आपके पास टाइम है, क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स का है, तो फिर आप ग्राफ लाजमी बनाएं इसका। अब बात कर लेते हैं जी थर्ड की। तो थर्ड में सिचुएशन वही है, क्या करें, या तो 2 को डायरेक्ट डिवाइड कर दें या 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2x, और ये आपके पास हो गया 2 2 ज़ार 4, 4 उधर जाके हो गया माइनस का। तो 42 में से -4 जाएगा तो 38, 2 डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट 19 आएगा। अब x 19, तो अब 19 तक नहीं जा सकते तो क्या करेंगे, 2 2 का गैप डाल देंगे, ठीक है। 2 2 का हम क्या कर देंगे, गैप डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 यहाँ लिख लेता हूँ, 4 यहाँ लिख लेता हूँ, 6 यहाँ लिख लेता हूँ, 8 यहाँ पर, 10 12 14 16 18, और यहाँ 20 आना है, तो 20 का सेंटर क्या होगा, 19। ऐसा ही है, तो ऐसा कर सकते हैं। इन द सेम केस यहाँ भी आप लिख सकते हो 2 4 6 8, और यहाँ पर आप लिख सकते हो -2 -4 -6 -8। इन द सेम केस -2 -4 -6 और -8। तो इस तरह से आप अपना ग्राफ ड्रा करके ही शो करवा सकते हो। और जैसे से हमने कहा कि ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से ले सकते हो। आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू है तो x की वैल्यू आपको क्या होती है, वर्टिकल लाइन, वो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वर्टिकल लाइन।
और ये ग्राफ से भी शो हो रही है कि ये वर्टिकल लाइन ही है क्योंकि ये वाई एक्सिस से पैरेलल है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज जो है वो एंड होती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आए इस वीडियो को अपने दोस्तों के सामने क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।